आधी रात के बाद ही दोनों को नींद आई। डिब्बा खाली था और देर रात होने के कारण शी यान और लिन मान ने कपड़े भी नहीं पहने। संकरे बंद बेड पर मुश्किल से एक ही व्यक्ति सो सकता था, दो की तो बात ही छोड़िए। उसने शी यान को दूसरी तरफ धकेल दिया और फिर गहरी नींद में सो गई। रात के समय लिन मान एक सरसराहट की आवाज से जाग उठी। उसने अपनी आंखें खोली और पल भर में भयभीत हो गई। डिब्बा घोर अंधेरा था, लेकिन उसने अपने बिस्तर के पास एक धुंधली आकृति को बैठे देखा जो स्पष्ट रूप से शी यान नहीं थी। अंधेरे में आंखें अभ्यस्त होने के बाद उसने देखा कि शी यान बिस्तर पर पड़ी हुई है और हिलने डुलने में असमर्थ है। उसके बिस्तर के पास खड़ा आदमी उदास चेहरे से उसे देख रहा था। लिन मान इतनी डरी हुई थी कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने शी यान की सलाह क्यों नहीं मानी और दूसरों से मदद नहीं मांगी। हालांकि वह दोनों पुरुषों के चेहरे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए, लेकिन उसने उन्हें बाथरूम वाले दो पुरुषों के रूप में पहचान लिया। फिर शी यान की आवाज सुनाई दी, भाइयों, सारा पैसा बिस्तर के नीचे रखे थैले में है। आप सारा पैसा ले लीजिए, बस हमें कोई नुकसान मत पहुंचाइए। शी यान को नीचे दबाए हुए आदमी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बेशक मुझे पैसे चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ और किस लिए आया था? शी यान ने आवेग में आकर बहस करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ, आप सही हैं। निश्चिंत रहें, जो चाहें ले लें। हम एक शब्द भी नहीं कहेंगे। तुम तो बड़े होशियार हो। शी यान को पकड़े हुए आदमी ने हंसते हुए शी यान के गाल पर थपथपाया, लेकिन अफसोस की बात है कि तुमने आधी रकम सामान खरीदने में लगाने की बड़ी योजना बना रखी थी, जिसकी वजह से हमें काफी नुकसान हुआ। काश शी यान ने इस बार इतना सारा सामान न खरीदा होता तो अकेले उस पर हमला करके ही बहुत बड़ा फायदा हो जाता। लेकिन उस मूर्ख ने ई देश से इतना सारा सामान खरीद लिया था। इन वस्तुओं को संभालना मुश्किल था और ये बहुत ध्यान आकर्षित करती थीं। इन्हें फेंकने से अवांछित ध्यान आकर्षित हो सकता था, इसलिए वे केवल पैसे लेते थे और सामान नहीं देते थे। शी यान द्वारा सामान खरीदना उनके पैसे को बर्बाद करने के बराबर था, जिसके कारण उनमें उसके प्रति घृणा उत्पन्न हुई। शी यान के माथे से पसीना टपक रहा था। उसे अपनी गर्दन पर चाकू चुभता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वे थोड़ी सी कोशिश से ही उसका गला काट सकते हों। मुझे बेहद खेद है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप आएंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं सारा पैसा वैसे ही छोड़ देता, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उस पल शी यान को अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई। वह शुक्रगुजार था कि उसने आधी रकम सामान खरीदने में खर्च कर दी थी। ये लोग साफ तौर पर सिर्फ पैसों में दिलचस्पी रखते थे, सामान में नहीं। खाली हाथ लूटे जाने के बाद वह सामान बेचकर भी 20 से 30 हजार रुपये बचा सकता था। ये पूरी तरह से नुकसान नहीं साबित हुआ। उस व्यक्ति ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो आप हमें मुआवजा देने की क्या योजना बना रहे हैं? अचानक पूछे गए इस सवाल से घबराकर शी यान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भाई, आप मुआवजे के तौर पर जो भी सुझाव दें, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। तो फिर क्यों न आप हमें इस महिला के बदले मुआवजा दें? इस बार बोलने वाला व्यक्ति लिन मान के बगल में बैठा था। भय से जकड़ी हुई लिन मान एक इंच भी हिलने या एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह जानती थी कि विरोध का कोई भी संकेत उसकी जान ले सकता है। उन दोनों पुरुषों के प्रति घृणा के बावजूद वह अपने जीवन को अधिक महत्व देती थी। अगर वे उसे छूना भी चाहते तो जब तक वह जीवित रहती वह विरोध नहीं करती। जब से वह जागी थी उसने खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार कर लिया था। जब शी यान ने उस आदमी की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर दर्द का भाव आ गया और उसने विनती करते हुए कहा, भाई, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप जो चाहें ले लीजिए, सारा पैसा ले लीजिए, बस कृपया उसे मत छूइए। वह मेरी पत्नी है। उसके बोलते ही सामने बैठे व्यक्ति ने अश्लील ढंग से हंसते हुए कहा, ओह, लगता है आप इस ट्रेन में बहुत खुश हैं। वाकई यह एक शानदार ट्रेन है। शी यान का दिमाग चकरा गया। वह गिड़गिड़ाता रहा, भाई, मैं आपसे विनती करता हूँ, उसे छोड़ दीजिए। इस ट्रेन में और भी कई खूबसूरत औरतें हैं। बाथरूम के बगल वाले डिब्बे में एक खूबसूरत औरत रहती है। मैं आपको उसके पास ले जा सकता हूँ, बस मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। शी यान को पकड़े हुए आदमी ने धमकी देते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। मुझे तुम्हारी पत्नी पसंद है। अगर तुम बक बक करते रहे तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। उस आदमी के बोलते ही लिन मान की आवाज गूंज उठी, जब तक आप हमें जाने देते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। आखिरकार भीख मांग रही हो। शौचालय के दरवाजे के पास तुमने ऐसा बर्ताव नहीं किया था।
उस आदमी ने उसे गंदी निगाहों से देखा और शैतानी मुस्कान के साथ उसके करीब आया। घटिया लड़की, तुम दुबली पतली दिखती हो लेकिन तुम्हारे शरीर की बनावट अच्छी है। डिब्बे में अत्यधिक अंधेरा होने के कारण शी यान यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके सामने बैठा व्यक्ति क्या कर रहा है। फिर भी उस व्यक्ति के शब्दों से उसने उसके कार्यों का अनुमान लगाया। अचानक क्रोध से भरकर शी यान ने पलटवार किया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, जिससे उस व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी, अगर तुमने दोबारा हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपनी गर्दन के आसपास तेज दर्द महसूस करते हुए शी यान हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह बस सामने वाले बिस्तर पर पड़ी परछाइयों को देखता रह गया। लिन मान की आवाज उस आदमी की हंसी के साथ मिलकर उसके कानों में गूंज रही थी। गुस्से से उसने अपने दांत पीस लिए। आधे घंटे से अधिक समय बीतने के बाद उस आदमी ने संतुष्टि से अपनी पतलून ऊपर खींची, शी यान को पकड़े हुए आदमी की जगह ली और व्यंग्यपूर्वक कहा, अब तुम्हारी बारी है। वह काफी संतोषजनक है। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से हमले की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। शी यान ने अपना सिर तकिए में दबा लिया और मानो मर चुका हो चुपचाप लेटा रहा। पूरी रात गुप्त मुलाकातों के बाद शी यान को पता नहीं था कि उन्होंने लिन मान के साथ कितनी बार दुष्कर्म किया। भोर होते ही वह उसकी दयनीय हालत देख पाया। लिन मान अपने बिस्तर पर लेटी थी, उसका शरीर नंगा था, शर्म को छुपाने के लिए कोई चादर नहीं थी। तीनों आदमी उसे घूर रहे थे। दोनों व्यक्तियों की बातचीत से शी यान समझ गया कि वे जल्द ही जहाज से उतरेंगे। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि उसकी परेशानी खत्म हो गई है, लिन मान के बगल में बैठे व्यक्ति ने बोलना शुरू कर दिया। यह महिला काफी सभ्य है और पढ़ी लिखी लगती है। मैं सोच रहा हूं कि इसे अपने साथ ले जाऊं, इससे कुछ बेटे पैदा करूं। शी यान को पकड़े हुए आदमी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन उसने शी यान को व्यंग्यात्मक निगाहों से देखते हुए कहा, अगर वह चली गई तो इस आदमी को यहां नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर शी यान और लिन मान के दिल में गहरा डर बैठ गया। लिन मान ने पूरी रात क्योटो सुरक्षित पहुंचने की उम्मीद में धैर्य रखा था। इन लोगों द्वारा ले जाया जाना मृत्यु से भी बदतर होगा। जब शी यान ने सुना कि वे उसे जान से मारना चाहते हैं, तो वह भी अपना आपा खो बैठा। वह जानता था कि एक बार दोनों के बीच समझौता हो जाने पर उसकी निश्चित मृत्यु हो जाएगी। जब उसे पकड़े हुए व्यक्ति का ध्यान कहीं और भटका तो शी यान ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन वह मुश्किल से उठा ही था कि उस व्यक्ति ने उसे फिर से पकड़ लिया। उसके विद्रोह से क्रोधित होकर उस व्यक्ति का चेहरा द्वेष से भर गया। एक झटके में उसने शी यान के गुप्तांग में चाकू घोंप दिया। इससे पहले कि शी यान चीख भी पाती, उस आदमी ने उसका सिर रजाई से ढक दिया। वह दर्द से तड़पने लगा। रजाई के नीचे से उसकी दबी हुई कराहें सुनाई दे रही थीं। लिन मान इतनी हैरान थी कि वह वहीं जम गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वे इतनी बेरहमी से और इतनी जल्दी हमला करेंगे। सफेद रजाई ताजे खून से लाल हो गई थी। लिन मान सिर से पैर तक कांप रही थी, लेकिन डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। वह असहाय होकर शी यान को धीरे धीरे संघर्ष करना बंद करते हुए देखती रही। जब तक शी यान पूरी तरह से बेजान होकर नहीं पड़ी रही, तब तक लिन मान यह नहीं बता सकी कि शी यान ने अपनी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी या फिर मिट जाने के डर से। शी यान को बेसुध देखकर वह आदमी जरा भी घबराया नहीं। उसने शी यान की मौत की पुष्टि करने के लिए कंबल हटाया और फिर उसे अनदेखा कर दिया। लिन मान की ओर देखते हुए उस आदमी ने पूछा, क्या हमें उसे अपने साथ ले जाना चाहिए? उसने हमें देख लिया है और अब उसके पास केवल दो ही विकल्प हैं, या तो हमारे साथ आए या हमेशा के लिए चुप हो जाए। मिशन सुचारू रूप से पूरा हो गया था और उन्हें पर्दे के पीछे के व्यक्ति से निश्चित रूप से अच्छी खासी रकम मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुनाफा बुरा नहीं था। लिन मान के बगल में बैठा व्यक्ति कुछ नहीं बोला, बल्कि लिन मान को देखता रहा, मानो निर्णय लेने की शक्ति उसे सौंप रहा हो। उस आदमी को अपनी ओर देखते देख लिन मान भय से कांप उठी। उनके तौर तरीके देखकर उसे आखिरकार समझ आ गया कि वे किस तरह के लोग थे। उनकी नज़र में लोगों को मारना मुर्गियों को काटने जितना आसान था। अगर उसने इनकार किया तो शायद उसका भी वही हाल होगा जो शी यान का हुआ था। हालांकि उनके साथ जाना शायद मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता, लेकिन शी यान को अपनी आंखों के सामने मरते देख लिन मान में मौत का सामना करने की हिम्मत नहीं बची थी। उस आदमी को चाकू पर अपनी पकड़ मजबूत करते देख उसने जल्दी से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा फैसला, कपड़े पहन लो। लिन मान की प्रतिक्रिया से वह आदमी खुश हुआ और लापरवाही से बिस्तर के पास से कुछ कपड़े उठाकर उसे दे दिए। वह इस पेशे में था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसे जीवन भर करना चाहता था। वह भविष्य में एक सार्थक जीवन जीना चाहता था।
उसके पास शिक्षा की कमी थी और उसने एक ऐसा रास्ता चुन लिया था जिसका कोई भविष्य नहीं था। जब उसकी शादी हुई और बच्चे हुए तो वह उन्हें उसी रास्ते पर नहीं चलने देना चाहता था। इसलिए एक शिक्षित महिला को घर लाना और कई बच्चे पैदा करना एक अच्छा विचार लगा। यह महिला उनके बच्चों को पढ़ा सकती थी जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। ये सोचते हुए उस आदमी ने दूसरे आदमी की तरफ देखा और लिन मान को उसके साथ साझा करने पर पछतावा किया। अब जब लिन मान उसके बच्चों को जन्म देने वाली थी तो वह उसकी पत्नी होगी। खैर, कम से कम वे एक ही जगह के नहीं थे। चोरी का सामान आपस में बांटने और पर्दे के पीछे के व्यक्ति द्वारा दिए गए पैसे को जोड़ने के बाद सभी लोग काफी संतुष्ट थे और आगे न बढ़ने के बारे में सोचने लगे। दूसरे आदमी ने कहा, तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। वह किसी अनपढ़ देहाती लड़की जैसी नहीं है। मुझे लगता है वह बहुत चालाक है। अगर वह भाग गई और हमारे बॉस ने हमें दोषी ठहराया तो हम इसके परिणाम नहीं भुगत पाएंगे। मुझे पता है, लिन मान के बगल में बैठे व्यक्ति ने उसे चेतावनी भरी नजर से देखते हुए कहा। तब तक लिन मान ने अपने कपड़े पहन लिए थे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उनसे बात करे या उनकी तरफ देखे। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि ट्रेन का कंडक्टर खून की तेज गंध सूंघकर पुलिस को बुला ले और उससे बचा ले। उस पर कड़ी नजर रखो। उतरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे आदमी ने अपना चाकू एक तरफ रख दिया, अपने आसपास का जायजा लिया और फिर यह सुनिश्चित होने पर कि आसपास कोई नहीं है, डिब्बे से बाहर निकल गया। लगभग 10 मिनट बाद वह फुसफुसाते हुए वापस आया और बोला, चलो चलते हैं। दोनों आदमियों ने बिस्तर के नीचे से पैसे उठाए और लिन मान के साथ चले गए, जो हैरान थी। ट्रेन रुकी ही नहीं थी, वे कैसे जा सकते थे? उन दो आदमियों की निगरानी में वह ट्रेन के डिब्बे के आगे वाले हिस्से तक गई, लेकिन वहां दरवाजा खुला हुआ था और कई आदमी पहले से ही खड़े थे। उन्हें आते देख बाकी आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, चलती ट्रेन से कूद गए और कुछ देर लुढ़कने के बाद सड़क के किनारे घास में भाग गए। जैसे ही लिन मान भयभीत हुई, उसके पीछे खड़े व्यक्ति ने उसे धक्का दिया और धमकी भरे लहजे में कहा, कूद जाओ। लिन मान ने सहज रूप से एक कदम पीछे हटते हुए कहा, मेरी हिम्मत नहीं है। उस आदमी ने अपना चाकू निकाला और उसे उसकी पीठ पर रख दिया। मानो या न मानो, मेरा चाकू सफेद रंग में अंदर जाता है और लाल रंग में बाहर आता है। बुरी तरह डरकर लिन मान के पैर कांपने लगे। मैं कूद जाऊंगी, जल्दी करो, देर मत करो। उस आदमी का धैर्य स्पष्ट रूप से खत्म हो रहा था और उसका चाकू लिन मान की त्वचा को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। समय हासिल करने में नाकाम रहने पर लिन मान को होंठ दबाकर कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि कूदते समय उसके कपड़े दरवाजे में फंस गए। पहियों के नीचे गिरते ही वह चीख पड़ी, यहां तक कि उसकी हड्डियां टूटने की आवाज भी सुनाई दी। अपनी मृत्यु के क्षण तक लिन मान को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मृत्यु इस तरह हुई है। धिक्कार है, कितना बुरा शगुन है। उस आदमी ने जमीन पर थूका। उसने सोचा था कि वह एक पढ़ी लिखी पत्नी घर लाएगा, लेकिन किसे पता था कि यह औरत इतनी मूर्ख होगी। वह ठीक से ट्रेन से कूद भी नहीं सकती थी और उसके नीचे फंस गई। वो मर गई। शायद हम उस बॉस से और भी ज्यादा पैसे कमा सकें। बाद में तुम अपनी मर्जी की औरत चुन सकते हो। चलो। इतना कहकर शी यान का हत्यारा बैग लिए ट्रेन से कूद गया। ... समय कुछ दिन पहले की बात पर वापस चला जाता है। टोंग याओ ने सामान बेचने के लिए एक स्टॉल लगाने की तैयारी शुरू कर दी। गुओ जिन्नियन ने सामान काफी कम दामों पर खरीदा। उनका मुख्य उद्देश्य सामान को जल्दी से जल्दी बेचना था, इसलिए विक्रय मूल्य भी अधिक नहीं था। विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर उनका कारोबार खूब फल फूल रहा था। टोंग याओ अपनी खूबसूरती के कारण सबका ध्यान खींच रही थी। वह जो भी हेयरपिन लगाती, उसकी मांग बढ़ जाती थी। गुओ जिन्नियन और गु हुनवेई को समझ नहीं आ रहा था कि ये छात्राएं इसके लिए इतनी दीवानी क्यों हो रही हैं। दोनों ही पैसों के लेन देन में बेहद व्यस्त थे। लगातार कई दिनों तक उन्होंने सारा सामान बेच दिया और थोड़ा मुनाफा भी कमाया। शुरुआत में गुओ जिन्नियन और टोंग याओ ने पैसों को 3 हिस्सों में बांटने की योजना बनाई थी, लेकिन गु हुनवेई ने अपना हिस्सा लेने से लगातार इनकार कर दिया। इससे गुओ जिन्नियन की गु हुनवेई के प्रति राय में थोड़ा सुधार हुआ। इसके अलावा गु हुनवेई के चेहरे की सूजन कम होने के बाद वह और भी आकर्षक दिखने लगे, जिससे गुओ जिन्नियन, जो कि सुंदर दिखने के प्रशंसक थे, बहुत खुश हुए। सामान निपटाने के बाद तीनों को राहत मिली। टोंग याओ बहुत खुश थी। उस रात उसने कुछ व्यंजन बनाए। भरपेट भोजन करने के बाद वह और गुओ जिन्नियन बैठक में बैठकर टीवी देखने लगे, जबकि गु हुनवेई अखबार पढ़ रहा था। टोंग याओ टीवी शो देखने में मग्न थी, तभी हॉल में रखा फोन बज उठा।
पिछले कुछ दिनों से वह वांग चुन के साथ नियमित रूप से संपर्क में थी और उसने पहले सोचा कि शायद वही फोन कर रहा है। लेकिन जब उसने फोन उठाया तो वह हैरान रह गई। झाओ वेनकाई, मिस टोंग, क्या आपको मेरा फोन आने पर हैरानी हुई? दूसरी तरफ से झाओ वेनकाई की आवाज धीमी और आरामदेह सुनाई दी। थोड़ा सा। टोंग याओ को समझ नहीं आ रहा था कि झाओ वेनकाई ने आधी रात को उसे क्यों फोन किया। भौहें चढ़ाते हुए उसने पूछा, श्रीमान झाओ, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? जहां तक मुझे पता है, हमारा रिश्ता इतना घनिष्ठ नहीं है कि हम फोन पर बातचीत करें। वांग चुन अक्सर उसे फोन करती थी, इसलिए टोंग याओ को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि झाओ वेनकाई के पास उसका घर का फोन नंबर था। झाओ वेनकाई के लिए उसका नंबर हासिल करना आसान होता। झाओ वेनकाई ने हंसते हुए कहा, तुम अर्जुन के दोस्त हो और इस वजह से हम भी अप्रत्यक्ष रूप से दोस्त बन गए हैं। तुम्हें फोन करने में कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है ना? श्री झाओ, घुमा फिराकर बात करना बंद कीजिए। क्या आप मुझे सीधे सीधे बता सकते हैं कि आपने क्यों फोन किया? टोंग याओ ने कहा। झाओ वेनकाई ने वांग चुन से तलाक की बातचीत के लिए पहले ही एक वकील भेज दिया था और वांग चुन को पूरा मुआवजा दे दिया था, यहां तक कि टोंग याओ की उम्मीद से भी ज्यादा। झाओ वेनकाई इस मामले में ईमानदार लग रहे थे, इसलिए टोंग याओ ने उनका फोन नहीं काटा था। मिस टोंग, आप बहुत स्पष्टवादी हैं। मिस टोंग, क्या कल आपसे मिलना सुविधाजनक रहेगा? झाओ वेनकाई ने पूछा। टोंग याओ ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हमें किस बारे में बात करनी है? मिस टोंग, कृपया गलत न समझें। मैं आपको केवल अर्जुन के मामलों पर चर्चा करने के लिए बुला रहा हूं। यदि आप अकेले आने में असहज महसूस करती हैं, तो आप अपने दो दोस्तों को साथ ला सकती हैं। इसका तात्पर्य स्पष्ट था, वह टोंग याओ, गु हुनवेई और गुओ जिननियन के एक साथ स्टॉल चलाने के बारे में जानता था। 2 सेकंड की झिझक के बाद टोंग याओ ने सहमति जताते हुए कहा, मुझे बताओ कहाँ। अगर वह झाओ वेनकाई से नहीं मिलती तो वह उससे मिलने का कोई और तरीका ढूंढ लेता। कल सुबह 7 बजे मैं आपके सामुदायिक प्रवेश द्वार पर आपको लेने के लिए एक कार की व्यवस्था कर दूंगा। अपनी बात पूरी करने के बाद झाओ वेनकाई ने फोन काट दिया। फिर उसने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाया, कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और नींद में होने के अंदाज में अपनी आंखें बंद कर लीं। काफी देर तक वह बिल्कुल भी नहीं हिला। फोन की घंटी बजने पर भी उसका उसे उठाने का कोई इरादा नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको फोन करने वाला व्यक्ति वांग चुन का पति झाओ वेनकाई हो? फोन काटने के बाद टोंग याओ से गुओ जिननियन ने तुरंत यह सवाल पूछा। गु हुनवेई ने भी उत्सुकता से टोंग याओ की ओर देखा, वह स्पष्ट रूप से झाओ वेनकाई के इरादों को समझने में असमर्थ था। ये वही है। टोंग याओ ने माथे पर शिकन डालकर पुष्टि की। इसके बाद गु हुनवेई ने गंभीरता से पूछा, क्या ये हत्याओं का उत्सव हो सकता है? हत्या की दावत कैसी? मुझे लगता है कि वह टोंग याओ की खूबसूरती पर मोहित हो गया है। अगर मैं मर्द होता तो मैं भी टोंग याओ जैसी लड़कियों की तरफ आकर्षित होता। गुओ जिननियन ने टोंग याओ की तरफ शरारती नजर से देखते हुए जवाब दिया। गु हुनवेई ने भौहें चढ़ाईं, उन्हें गुओ जिननियन का अश्लील और लापरवाह व्यवहार पसंद नहीं आया। टोंग याओ ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। झाओ वेनकाई चालाक और हिसाब किताब रखने वाला है, वह व्यभिचारी नहीं है। तो फिर वह तुमसे क्या चाहता है? गुओ जिननियन ने बहुत सोचा, लेकिन वह झाओ वेनकाई के टोंग याओ से मिलने के उद्देश्य को समझ नहीं पा रहा था। टोंग याओ ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन उसने कहा था कि मैं अपने दोस्तों को साथ ला सकती हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ आइए। रोमांच की चाह रखने वाले गुओ जिननियन तुरंत सहमत हो गए। टोंग याओ की सुरक्षा को लेकर चिंतित गु हुनवेई भी मान गए। उस मुलाकात की तैयारी के लिए तीनों उस शाम जल्दी सो गए। अगले दिन तीनों समय पर सामुदायिक द्वार पर पहुंच गए। झाओ वेनकाई का ड्राइवर पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। उसने तीनों को अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधे एक कैफे के सामने छोड़ दिया। अंदर बॉस पहले से ही आपका इंतजार कर रहा है। टोंग याओ ने सिर हिलाया और गु हुनवेई और गुओ जिननियन को अंदर ले गया। गुओ जिननियन पहली बार ऐसी जगह पर आई थी। बाहर खड़े खड़े ही वह इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गई और मन ही मन सोचने लगी, क्या मैं भी ऐसी जगह पर आ सकती हूँ? अगर मैं अंदर चला गया तो मुझे बाहर तो नहीं निकाल दिया जाएगा, है ना? गुओ जिननियन ने मजाक में कहा। चिंता मत करो, इस बार तो तुम बिल्कुल नहीं होगे, टोंग याओ ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों अंदर दाखिल हुए और तुरंत एक वेटर उनके पास आया और पूछा कि क्या उनकी श्री झाओ से मिलने की अपॉइंटमेंट है। पुष्टि मिलने के बाद वह उन्हें दूसरी मंजिल पर ले गया। झाओ वेनकाई खिड़की के पास बैठे थे और उनके आने पर उन्हें बैठने का इशारा किया।
टोंग याओ झाओ वेनकाई के सामने बैठ गईं, जबकि गु जिन्नियन और गु हुनवेई चुपचाप उनके बगल वाली मेज पर बैठ गए। झाओ वेनकाई ने टोंग याओ को आमंत्रित किया था क्योंकि उन्हें उससे बात करनी थी। वे टोंग याओ की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और अलग मेज पर बैठने से उनकी बातचीत में कोई बाधा नहीं आती। झाओ वेनकाई ने विनम्रतापूर्वक पूछा, मिस टोंग, आप क्या पीना चाहेंगी? आप जो चाहें ऑर्डर कर सकती हैं, इसका खर्चा मैं उठाऊंगा। मुझे कॉफी पीना पसंद नहीं है, चलिए काम की बात करते हैं, टोंग याओ ने संक्षिप्त जवाब दिया। वेनकाई हंसते हुए अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बोले, क्या आप मेरे द्वारा दी जाने वाली कोई भी चीज पीना नहीं चाहते? टोंग याओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अगर आप चाहें तो ऐसा सोच सकते हैं। उसके जवाब पर झाओ वेनकाई और भी जोर से हंस पड़ा। मिस टोंग, मैं आपकी स्वतंत्र भावना की सचमुच प्रशंसा करता हूं। आह चुन ने आपसे दोस्ती करके कोई गलती नहीं की। मुझे शुरू में चिंता थी कि आप उसका फायदा उठा सकती हैं। लगता है मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। टोंग याओ ने व्यंग्यपूर्वक जवाब दिया, क्या आह चुन को धोखा देने वाला सबसे बड़ा दोषी आप ही नहीं है, श्रीमान झाओ? झाओ वेनकाई ने कंधे उचकाते हुए खुले तौर पर स्वीकार किया, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, मैंने वास्तव में बहुत से घृणित काम किए हैं। अच्छा, कम से कम तुम ईमानदार तो हो, उसने पलटकर जवाब दिया। बिल्कुल सही, वह हंसते हुए बोला। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने पूछा। झाओ वेनकाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि मिस टोंग भविष्य में आह चुन की देखभाल करने में मेरी थोड़ी और मदद कर सकेंगी। टोंग याओ ने तीखे स्वर में जवाब दिया, आह चुन का तुमसे पहले ही तलाक हो चुका है। क्या तुम्हारे लिए यहाँ इस तरह का गहरा स्नेह दिखाना अनुचित नहीं है? इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। भले ही हमारा तलाक हो गया है, लेकिन आह चुन के लिए मेरी भावनाएं नहीं बदली हैं। उसके सुखी जीवन की मेरी दिली इच्छा आज भी वैसी ही है। तलाक में मैंने अपनी संपत्ति का 80% हिस्सा उसे दे दिया, यही इसका सबसे बड़ा सबूत है। कितने पुरुष ऐसा कर सकते हैं? जैसे कुछ याद करते हुए झाओ वेनकाई हल्के से हंसे, बेशक सी चेन जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने कंगाल होकर तलाक दिया, लेकिन वह एक दुर्लभ अपवाद है। शायद वह गहरा प्यार दिखाना चाह रहा था, या शायद वह बस एक मूर्ख है। जब आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपये हों तो किसी को सब कुछ दे देना आसान होता है, लेकिन जब आप करोड़ों या अरबों के मालिक हों तो सब कुछ लुटा देना इतना आसान नहीं होता। तुम अपने गहरे प्यार का जितना चाहो उतना बखान कर लो, लेकिन अगर तुम आह चेन को बदनाम करते रहे तो मैं अभी इसी वक्त चली जाऊंगी। टोंग याओ ने भौहें चढ़ाते हुए चेतावनी दी। झाओ वेनकाई ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं रुक जाता हूं। आप इतनी नाराज क्यों हैं, मिस टोंग? मैंने यह बातचीत सी चेन की बुराई करने के लिए शुरू नहीं की थी, बल्कि इसके विपरीत, मैं वास्तव में उससे ईर्ष्या करता हूं। टोंग याओ को अपना धैर्य खोते देख उसने विषय बदलते हुए कहा, जैसा कि मैंने बताया, आपसे मिलने का मेरा कारण सिर्फ ये सुनिश्चित करना था कि जब मैं आह चुन की रक्षा नहीं कर पाऊंगा तो उसके साथ कोई वास्तव में अच्छा व्यक्ति होगा। टोंग याओ ने बिना सोचे समझे अचानक बोल दिया, क्या तुम कल मरने वाले हो? मिस टोंग की जबान वाकई बहुत तेज है, झाओ वेनकाई ने शांत भाव से हंसते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा, लेकिन क्या सभी गलत काम करने वालों को आखिरकार उनके कर्मों का फल नहीं मिलता, जैसा कि टीवी ड्रामा में होता है? आप में से ज्यादातर लोगों को इस तरह के ड्रामा पसंद हैं, है ना? टोंग याओ सीधी खड़ी हो गई और झाओ वेनकाई की बातों पर गंभीरता से सोचने लगी। कुछ दिन पहले देखी गई खबरों को ध्यान में रखते हुए उसने पूछा, क्या इसका संबंध तुम्हारे चाचा के जागने से है? मिस टोंग वाकई बहुत चतुर हैं। झाओ वेनकाई ने नरमी से टोंग याओ के सवाल का जवाब दिया और फिर आगे कहा, आह चुन कुछ समय के लिए वहीं रहेगी और जल्द ही घर नहीं लौटेगी। मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। उसे मेरे बारे में कोई खबर नहीं मिलेगी। मिस टोंग, जब तक आप चुप रहेंगी और ऐसा दिखावा करेगी कि आपको कुछ पता ही नहीं है, तब तक सब ठीक रहेगा। मैं आह चुन के स्वभाव को समझता हूँ। वह कमजोर और नाजुक दिखती है, लेकिन असल में वह काफी जिद्दी है। मैंने उसके साथ जो गलत किया है, उसे जानते हुए वह मेरे बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहेगी और न ही इसके बारे में जानने की कोशिश करेगी। स्थिति को कुछ हद तक समझते हुए टोंग याओ ने सहमति में सिर हिलाया। मैं आह चुन के बारे में सब कुछ अपने तक ही रखूंगी, लेकिन कृपया श्रीमान झाओ मेरे घर दोबारा फोन न करें। मैं पुलिस जांच का विषय नहीं बनना चाहती। निवास स्थान का चयन करने से झाओ को पहले से ही गहरी समझ प्राप्त हो गई थी। वह टोंग याओ के जीवन और स्थिति को पहले से ही भलीभांति समझ सकता था। उनकी बातें सुनकर झाओ वेनकाई जोर से हंस पड़े और बोले, मिस टोंग वाकई विनोदी हैं। जब से मैंने पारिवारिक व्यवसाय संभाला है,
तब से मैं इतना नहीं हंसा। अगर जांच झाओ वेनकाई तक पहुंच चुकी थी और वह फिलहाल अपने मामलों को सुलझाने में जुट गया था, तो टोंग याओ ने पुष्टि की कि उसके आपराधिक कृत्य केवल झाओ वेन्यू के पिता को घायल करने वाली कार दुर्घटना का कारण बनने जितने सरल नहीं थे। ये व्यक्ति शातिर था और यह पता नहीं था कि उसने उनकी पीठ पीछे कितने घिनौने कृत्य किए थे। सबसे पहले तो ऐसा प्रतीत हुआ कि झाओ वेन्यू के पिता को झाओ वेनकाई के खिलाफ किसी तरह का फायदा मिला था, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने उसे जान से मारने का प्रयास किया था। अगर और कोई चारा नहीं है तो मुझे जाना चाहिए। उम्मीद है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। टोंग याओ खड़ी हो गई। झाओ वेनकाई के आसपास सतर्क रहना जरूरी था क्योंकि वह गहरे और छिपे इरादों वाला व्यक्ति था। मिस टोंग, झाओ वेनकाई ने उन्हें रुकने का इशारा किया। अपनी उंगलियों से मेज पर रखे कॉफी कप को धीरे से घुमाते हुए उन्होंने लापरवाही से कहा, मिस टोंग के प्रति अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मैंने आपको एक बड़ा उपहार भेजा है। तुम्हारा क्या मतलब है? टोंग याओ ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसे विश्वास नहीं था कि झाओ वेनकाई वास्तव में उसे ऐसा उपहार देगा जिसकी वह सचमुच सराहना करेगी। झाओ वेनकाई ने रहस्यमय ढंग से कहा, मिस टोंग को कुछ दिनों में पता चल जाएगा। आपको हाल ही की खबरों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। झाओ वेनकाई ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, बल्कि सही समय का इंतजार कर रहा था। टोंग याओ को लगा कि वह कुछ गड़बड़ कर रहा है और ज्यादा जानना उसके लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए उसने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। गुओ जिन्नियन और गु हुनवेई उनकी बातचीत ध्यान से सुन रहे थे। जब उन्होंने झाओ वेनकाई की बात सुनी तो उन्हें भी अजीब लगा। टोंग याओ को जाते देख वे भी उठकर उसके पीछे पीछे बाहर चले गए। कॉफी शॉप के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही गुओ जिन्नियन ने गंभीरता से कहा, यह आदमी निश्चित रूप से साधारण नहीं है, इसके चारों ओर दुर्भावना की एक प्रबल आभा है। मुझे यकीन है कि इसने पहले भी लोगों की हत्या की है। टोंग याओ और गु हुनवेई ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। गुओ जिन्नियन उनकी घूरती निगाहों से थोड़ी शर्मिंदा हुई। मुझे इस तरह मत देखो, मुझे यकीन है कि उसने लोगों की हत्या की है। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रही, समाज में अपने अनुभव से मैंने लोगों को समझने की कला सीख ली है। गुओ जिन्नियन का कई संदिग्ध लोगों से वास्ता रहा था, इसलिए उनका ऐसा कहना कोई अचानक की बात नहीं थी। झाओ वेनकाई एक जटिल व्यक्तित्व थे और टोंग याओ का उनके आसपास सतर्क रहना बिल्कुल सही था। टोंग याओ मुस्कुराए, मुझे आप पर कोई शक नहीं है। आप सही कह रहे हैं, उसने वाकई लोगों को मारा है। पुलिस ने शायद उसकी जांच भी शुरू कर दी है, इसीलिए वह भविष्य की योजना बना रहा है। मुझे बस आपसे इतनी सटीक जानकारी की उम्मीद नहीं थी। हालांकि गु हुनवेई अभी भी झाओ वेनकाई के आखिरी बयान पर विचार कर रही थी। याओ, तुम्हें क्या लगता है कि उसका उपहार क्या होगा? टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि वह कुछ गलत करने की फिराक में है। हालांकि वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वांग चुन के लिए उसके मन में कुछ सच्ची भावनाएं तो हैं। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने वांग चुन के प्रति जो देखभाल और स्नेह दिखाया, हमेशा सावधानीपूर्वक उनकी देखभाल की और अब तबाही के कगार पर अपनी अधिकांश संपत्ति उनके नाम कर दी, यह उनके प्रति उनकी भावनाओं को पूरी तरह से दर्शाता है। किसी व्यक्ति के तलाक से निपटने के तरीके से उसके वास्तविक चरित्र का पता चलता है। ये केवल कहने की बात नहीं है। अगर झाओ वेनकाई का लिन मान के साथ प्रेम संबंध न होता तो वह शायद अब भी उसका सम्मान करती और उसकी गलतियों के बावजूद वांग चुन के प्रति उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करती। लेकिन लिन मान के साथ उसके व्यवहार को देखते हुए ये पूरी स्थिति किसी भी तरह से घृणित लगती है। जब तक कोई महिला केवल धन के पीछे न भागती हो और भावनाओं की परवाह न करती हो, तब तक उनमें से बहुत कम ही झाओ वेनकाई के कार्यों को स्वीकार कर पाएंगी। ये बेहद घृणित है। गुओ जिन्नियन और टोंग याओ ने एक विचार साझा किया और टोंग याओ ने आगे कहा, मुझे लगता है कि झाओ वेनकाई कुछ असामान्य है। अगर वह वास्तव में वांग चुन से प्यार करता है तो उसे उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। भले ही उनके बच्चे न हो, उसे अपने रिश्ते को धोखा नहीं देना चाहिए था। कौन सी महिला अपने पति को किसी दूसरी महिला से बच्चा पैदा करते हुए और फिर उस बच्चे को घर लाकर उसे पालने के लिए मजबूर करते हुए स्वीकार कर सकती है? अगर उसे कभी सच्चाई पता चली तो सबसे सहनशील व्यक्ति भी पागल हो जाएगा। मिस टोंग, कृपया अपनी सहेली से कहिए कि दूसरों के बारे में गपशप करते समय थोड़ा और खुलकर बोले, नहीं तो आसानी से कोई भी सुन सकता है। झाओ वेनकाई की आवाज अचानक उनके पीछे से आए। उन तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि झाओ वेनकाई किसी तरह उनके पीछे आ गया था। गुओ जिन्नियन बेहद शर्मिंदा थे। हालांकि झाओ वेनकाई वास्तव में एक खलनायक था, लेकिन उसके पीठ पीछे बात करना बिल्कुल भी उचित नहीं लग रहा था। अप्रिय सलाह अक्सर सबसे सच्ची होती है।
ये स्वाभाविक है कि आप इसे सहन नहीं कर सकते। टोंग याओ ने झाओ वेनकाई की ओर देखा, फिर गु हुनवेई और गुओ जिननियन को जाने का इशारा किया। यह आदमी जरूर पागल होगा, उसे नाराज न करना ही बेहतर है। झाओ वेनकाई माफ करने वाला व्यक्ति नहीं लगता था। गु हुनवेई और गुओ जिननियन समझ गए और जाने ही वाले थे कि झाओ वेनकाई ने उन्हें रोक लिया। इंतजार, वह गुओ जिननियन से बात कर रहे थे। गुओ जिननियन रुका, पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? झाओ वेनकाई ने सिर हिलाते हुए कहा, आपने अभी जो कहा उसके बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। ठीक है, गुओ जिननियन ने जवाब दिया। ज्यादा से ज्यादा वह उसे धमकी देगा कि वह दोबारा क्योटो न आए। अप्रत्याशित रूप से झाओ वेनकाई ने न केवल उसे धमकी नहीं दी बल्कि गंभीरता से जवाब दिया, अचुन के बच्चे नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि मिस टोंग ने आपको पहले ही बता दिया होगा। टोंग याओ, ठीक है। उसे अचानक महसूस हुआ कि शायद वह भी बहुत ज्यादा बोलने वाली है। हालांकि झाओ वेनकाई को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, अचुन के प्रति मेरी भावनाएं कभी नहीं बदली, मैं हमेशा से उसके प्रति समर्पित रहा हूं। लिन मान के साथ मेरा समझौता महज एक नाटक था। अचुन को जन्मजात हृदय रोग है। हृदय प्रत्यारोपण के बाद भी बच्चा पैदा करना बहुत जोखिम भरा होता है। मैं नहीं चाहता कि वह ये जोखिम उठाए, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि वह मां बनने की खुशी का अनुभव करे। मैंने लिन मान को इसलिए चुना क्योंकि उसे नियंत्रित करना आसान था और इससे अचुन के साथ मेरे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता। आप महिलाओं को ये बात घिनौनी लग सकती है, लेकिन मेरी नज़र में यह अचुन और मेरे दोनों के लिए सबसे अच्छा फैसला था। अगर मैं अचुन को धोखा देता तो मैं झूठ बोलकर उसके हिस्से ले लेता और फिर उसे तलाक देकर किसी अमीर परिवार की औरत से शादी कर लेता और बच्चे पैदा कर लेता। शादी किए बिना भी बहुत सी औरतें मेरे बच्चे को जन्म देने को तैयार हैं। आप मुझे बदमाश कह सकती हैं, लेकिन अचुन के लिए मेरी भावनाएं हमेशा सच्ची रही हैं। वह दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसकी उसे परवाह थी और झाओ वेनकाई नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी सच्ची भावनाओं पर संदेह करे। गुओ जिननियन अविश्वास से झाओ वेनकाई को घूर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे ये सब कहने के लिए रोक देगा। जब तक वह संभली तब तक झाओ वेनकाई अपनी कार में बैठकर जा चुका था। याओ याओ, उसका इन सब बातों से क्या मतलब था? गुओ जिननियन को यह समझ नहीं आ रहा था कि झाओ वेनकाई ने ये सब बातें क्यों कहीं। उन्हें टोंग याओ को बताना समझदारी भरा कदम होगा क्योंकि वह उन्हें वांग चुन तक पहुंचा सकती है, लेकिन उसे क्यों बताना है? वह वांग चुन को जानती भी नहीं थी। टोंग याओ भी झाओ वेनकाई के इरादे को समझ नहीं पाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने आखिरकार निष्कर्ष निकाला, शायद वह भी प्यार में थोड़ा पागल है। गुओ जिननियन, गु हुनवेई, उन तीनों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि झाओ वेनकाई ने वे बातें क्यों कहीं। वे इस बात को लेकर ज्यादा उत्सुक थे कि झाओ वेनकाई ने टोंग याओ के लिए कौन सा भव्य उपहार तैयार किया है। सच कहें तो उनमें से किसी को भी नहीं लगता था कि झाओ वेनकाई कुछ भी अच्छा करने में सक्षम है। गु हुनवेई का एक रूममेट था जो क्योटो का रहने वाला था। उसके परिवार का एक सफल व्यवसाय था। उसके चाचा इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में थे। दोनों की आपस में अच्छी बनती थी और गु हुनवेई ने अपने रूममेट से अपने चाचा से मिलवाने का अनुरोध करने की योजना बनाई। टोंग याओ को यह अच्छा विचार लगा और वह गुओ जिननियन के साथ खबर का इंतजार करने के लिए वापस जाने को तैयार हो गई। गु हुनवेई अपने सहपाठियों को दोपहर के भोजन के लिए बाहर ले गया और दोपहर तक वह अच्छी खबर लेकर लौट आया। युआन जीचू ने अपने चाचा से परिचय कराने में हमारी मदद करने के लिए सहमति दे दी है। उनके चाचा इन दिनों अस्वस्थ हैं और वह कल उनसे मिलने जाने की योजना बना रहे हैं। हम साथ जा सकते हैं। गु हुनवेई ने इस बारे में बड़े आत्मविश्वास से बात की। उन्होंने अभी अभी कारोबार शुरू किया था और व्यक्तिगत संबंधों को संभालने में अभी उतने कुशल नहीं थे। युआन जीचू से अपने संपर्कों का इस्तेमाल करने के लिए कहने का यह उनका पहला मौका था और वे थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर युआन जीचू काफी सहज थे और उन्होंने उनसे कहा कि असहज महसूस न करें। कारोबार ऐसे ही चलता है, या तो आपको मेरी मदद की जरूरत है या मुझे आपकी। फिलहाल गु हुनवेई व्यापार जगत में नवागंतुक थे, लेकिन कुछ वर्षों में स्थिति उलट सकती थी। गु हुनवेई युआन जीचू के प्रति बहुत आभारी थे। टोंग याओ और गुओ जिननियन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों खुश महसूस कर रहे थे। ठीक है, मेरे घर में कुछ चाय है जो मेरे पिताजी एक दोस्त को देने वाले थे, लेकिन उपहार देने से पहले ही उस दोस्त का देहांत हो गया, इसलिए हमने चाय रख ली। टोंग याओहुई के पास जो चाय थी उसकी गुणवत्ता सर्वोत्तम तो नहीं थी, लेकिन फिर भी काफी अच्छी थी। युआन जीचू के चाचा को वह चाय देना बिल्कुल सही था,
क्या हमें आपके पिताजी की चाय लेने से पहले उनकी अनुमति नहीं लेनी चाहिए? हालांकि यह टोंग याओ के पिता थे, लेकिन गु होनवेई को लगा कि बिना पूछे चाय लेना ठीक नहीं होगा। टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अभी अपने पिताजी को फोन करती हूँ। टोंग याओ ने ब्रीडिंग फार्म को फोन करने के लिए फोन उठाया। टोंग याओ हुई ने यह सुनकर कि टोंग याओ चाय दान करना चाहती है, आश्चर्यजनक रूप से कोई आपत्ति नहीं जताई। इन छोटी मोटी बातों पर आप खुद फैसला ले सकती हैं। आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। क्या शियाओ चेन ने हाल ही में घर पर फोन किया था? टोंग याओ हंसते हुए बोली, उसने फोन किया था, वह वहां काफी अच्छा कर रहा है, उसकी चिंता मत करो। वह एक शोध परियोजना में लगा हुआ है और उसके प्रोफेसर उसे बहुत पसंद करते हैं। ये कहावत कि सोना हमेशा चमकता है, सी चेन के वर्णन के लिए इससे अधिक सत्य नहीं हो सकती। टोंग याओहुई ने संतुष्टि से सिर हिलाया। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उसने फोन काट दिया क्योंकि उसे मछली पकड़ने जाना था। उस दोपहर घर पर टोंग याओ और गुओ जिन्नियन ने झपकी ली। जब वे उठे तब तक शाम के 6 बज चुके थे। उनके आश्चर्य के लिए गु होनवेई ने रात का खाना तैयार कर दिया था। अगर गु होनवेई ने पहले उसके प्रति अनादर न दिखाया होता तो वह उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करती। स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेते हुए गुओ जिन्नियन ने अपने परिवार की कुछ समस्याओं के बारे में बताने से खुद को नहीं रोका। मुझे पहले कभी इतना अच्छा व्यवहार नहीं मिला। मेरे पिता थोड़े पुरुषवादी हैं और मानते हैं कि पुरुषों को रसोई में कदम नहीं रखना चाहिए। घर के सारे काम मेरी माँ और हम पर पड़ते हैं। सच कहूं तो मुझे बचपन से ही अपने पिता नापसंद हैं। उन्हें अपने बच्चों को शारीरिक रूप से दंडित करना और मेरी माँ का अनादर करना अच्छा लगता है। दुर्भाग्य से मेरे समझाने के बावजूद मेरी माँ उनसे तलाक लेकर मेरे साथ शहर जाने से इनकार करती हैं। मैं अपने जीवन में अपने पिता को फिर कभी नहीं देखना चाहती। जब भी उसने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की तो माँ न केवल उसकी बात नहीं सुनती थी, बल्कि उसके माता पिता को तलाक के लिए उकसाने के लिए उसका मजाक भी उड़ाती थी। कतई बेतुका। टोंग याओ ने आश्चर्य से गुओ जिन्नियन की ओर देखा। मैंने वेनवेन से सुना था कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता से तब प्यार हो गया था जब वह गांव में एक युवा के रूप में थी और शादी के बाद वहीं रहने का फैसला किया। मुझे लगा था कि तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। गुओ जिन्नियन ने बेपरवाही से कहा, अच्छा, मर्द सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। मेरी माँ गांव में एक खूबसूरत शहरी लड़की के रूप में आई थी। स्वाभाविक रूप से मेरे पिताजी ने उन्हें रिझाने के लिए बहुत अच्छा व्यवहार किया। शादी के बाद उनका असली रंग सामने आ गया। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे वे मेरी माँ पर एहसान कर रहे हों। एक शहरी लड़की को अपनी सेवा करने की इजाजत देकर जितने ज्यादा लोग आसपास होते उतना ही ज्यादा वे मेरी माँ पर हुक्म चलाने लगते, सिर्फ दिखावा करने के लिए। मैं अपने पिताजी के बुरे बर्ताव को अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं। उन्होंने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया है और मुझे डर है कि एक दिन वे उन्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। सच कहूं तो गुओ जिन्नियन को कभी कभी अपनी माँ पर दया आती है और कभी कभी उससे नफरत होती है। उसे समझ ही नहीं आता ऐसे आदमी के साथ रहने का क्या फायदा। अगर वह उसके साथ शहर में रहती तो क्या यह एक अच्छा जीवन नहीं होता। इसके बजाय उसकी माँ न केवल उसके साथ बेहतर जीवन नहीं जीना चाहती थी, बल्कि वह ये भी चाहती थी कि वह अपनी सारी संपत्ति अपने भाइयों के लिए छोड़ दे। पहले तो गुओ जिन्नियन ने उनकी मदद की और उनके लिए घर भी बनवाया, लेकिन उन्हें उनकी लापरवाही का एहसास होने लगा। वे मेहनत की कद्र नहीं करते थे, आलसी हो गए थे और यहाँ तक कि उनके पिता को जुए की लत लग गई थी, इसलिए अब वह उनका सहारा नहीं बनना चाहती थी। सच कहें तो उसके बाहर निकलने की इच्छा का एक बड़ा कारण अपने परिवार से बचना था। तुम्हारी माँ थोड़ी प्रेम में अंधी लग रही है। चूंकि वे गुओ जिन्नियन के जैविक माता पिता हैं, इसलिए टोंग याओ कुछ भी कठोर नहीं कहना चाहती थी। हर परिवार में कुछ न कुछ राज होते ही हैं। गुओ जिन्नियन की माँ जैसी महिलाएं किसी भी युग में असामान्य नहीं होती। वे जितना अधिक समझौता करती हैं उतना ही अधिक खुद को पीड़ा देती हैं। प्यार में अंधी हो गई। लगता है उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। वो हमेशा कहती है कि मेरे पापा जवानी में बहुत सुंदर थे। सुंदर होने का क्या फायदा? क्या सुंदर होने से पेट भर सकता है? हालांकि गुओ जिन्नियन को भी दिखावे की परवाह है, लेकिन जो भी उसे मारने की हिम्मत करता उसे दुगनी मार पड़ती। वहां मौजूद इकलौते पुरुष होने के नाते गु होनवेई ने समझदारी से अपना मुंह बंद रखा। वह पहले भी गुओ जिन्नियन की युद्ध शक्ति को चुनौती दे चुका था और उसे पूरा यकीन था कि वह उसके खिलाफ लड़ाई में जीत नहीं पाएगा। बेशक अगर वह जीत भी जाता तो भी वह गुओ जिन्नियन से नहीं लड़ता।
इस समाज में महिलाएं अब भी कमजोर वर्ग में आती हैं और गुओ जिन्नियन एक अपवाद है। गु हुनवेई के नजरिए से किसी महिला को मारना शिष्टता है। जैसे जैसे गुओ जिन्नियन बोलती गई, वह और उत्तेजित होती गई और पीने की जिद करने लगी। गु हुनवेई, जो गुओ जिन्नियन के पिता के समान लिंग का पुरुष था, उसकी कोई राय नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह चुप रहा। टोंग याओ ने गुओ जिन्नियन के साथ थोड़ी शराब पी, जिसके परिणामस्वरूप वह उस रात अच्छी तरह सोई, लेकिन अगले दिन लगभग ज्यादा सो जाने के कारण वह अपनी योजनाओं से चूक गई। वे तीनों नाश्ता किए बिना ही दरवाजे से बाहर भागे। उन्होंने चाय ली और सौभाग्य से स्कूल के गेट पर ठीक उसी समय पहुंचे जब युआन झिचू बाहर आ रहा था। युआन झिचू के नेतृत्व में वे उसके चाचा युआन वेनकिंग के घर गए। युआन वेनकिंग वास्तव में किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं थे, उनकी केवल बवासीर की मामूली सर्जरी हुई थी। जब वे युआन के घर पहुंचे तो वहां एक और मेहमान मौजूद था। जब टोंग याओ ने सोफे पर बैठे व्यक्ति को पहचाना तो वह अचंभित रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया इतनी संयोगवश होगी कि उसे चेन फैंग से यहां मुलाकात हो जाएगी। वह चेन फैंग और युआन वेनकिंग के बीच के रिश्ते से अनजान थी, इसलिए उसे अनजान होने का नाटक करना पड़ा। चेन फैंग ने टोंग याओ को पहचान लिया था और उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी झलक रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और ऐसा दिखाया जैसे वह उसे जानता ही न हो। देखा जाए तो वे दोनों एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते थे। वे बस कुछ ही बार मिले थे। चचेरे भाई, आज आपको आने का समय कैसे मिला? चाचाजी का स्वास्थ्य कैसा है? युआन झिचू चेन फैंग को यहां देखकर काफी आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। चेन फैंग ने उत्तर दिया, मेरे पिता का स्वास्थ्य हमेशा की तरह ठीक है। उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है कि वे चल फिर सकें। जब मुझे पता चला कि मेरे दूसरे चाचा बीमार हैं तो मैं उनका हालचाल जानने आया। बोलते हुए उसने टोंग याओ की ओर देखा और पूछा, क्या वे तुम्हारे सहपाठी हैं? अरे, मुझे देखो, मैं तो इनका परिचय कराना ही भूल गया। युआन झिचू ने गु हुनवेई की ओर इशारा करते हुए समझाया, ये मेरा सहपाठी है। लेकिन कुछ छोटी मोटी समस्या के कारण इसने पढ़ाई छोड़ दी है और व्यापार में जाने का फैसला किया है। बाकी दोनों इसके दोस्त हैं, इनकी मेरे चाचा के साथ कुछ व्यापारिक बातचीत है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ। ये सुनकर युआन वेनकिंग ने तुरंत उन्हें बैठने और बातचीत करने का इशारा किया। आपके दोस्त मुझसे व्यापार पर चर्चा करने के लिए इतनी जल्दी यहाँ आए हैं। मैंने झिचू से सुना है कि आप लोग रेडियो खरीदने बेचने में रुचि रखते हैं, क्या ये सच है? युआन वेनकिंग क्योटो में एक ठीक ठाक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री चलाते थे। वे किसी भी तरह का घमंड नहीं दिखाते थे और अपने से कम उम्र के होने के बावजूद सभी कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की जगह ले रही है। ये युवा उद्यमी प्रयोग करने के इच्छुक हैं और निस्संदेह भविष्य के व्यापारिक नेता बनेंगे। युआन वेनकिंग बूढ़े हो रहे थे और उनका जीवन पहले जैसा ही चल रहा था। उनके दोनों बेटों ने राजनीति को चुना, लेकिन उनके कारोबार को कौन संभालेगा, ये सवाल अनसुलझा ही रह गया। हो सकता है कि वह बाद में अपना कारोबार अपने भतीजे को सौंप दे। अगर उसके भतीजे के दोस्त भी कारोबार में हैं, तो उन्हें कुछ मदद देना और इस प्रक्रिया में उसके भतीजे के संपर्क नेटवर्क को बढ़ाना फायदेमंद साबित होगा। विशेषकर तब जब इन युवा पशुपालकों के नाम पर पहले से ही एक अच्छे आकार का प्रजनन फार्म मौजूद था। हाँ, जवाब देने वाला गु हुनवेई था। यहाँ आते समय उन्होंने तय किया था कि संचार की जिम्मेदारी उसी की होगी। टोंग याओ दिखने में युवा, नाजुक और दिखावटी स्वभाव की थीं, जिसकी वजह से लोग उन्हें महज एक खूबसूरत चेहरा समझकर नजरअंदाज कर देते थे। गुओ जिन्नियन दुकानदारों से मोलभाव करने की उन्हें इजाजत दी जा सकती थी, लेकिन बड़े बड़े व्यापारियों से बातचीत करना उनके बस की बात नहीं थी। अगर उसने कोई गलती की तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए गु हुनवेई को आगे आना पड़ा। युआन वेनकिंग ने सिर हिलाया और फिर पूछा, आप कितने शेयर खरीदने की योजना बना रहे हैं? 500 यूनिट। गु हुनवेई ने वह संख्या बताई जिस पर वे पहले से सहमत थे। उन्होंने इस मुद्दे पर पहले ही विचार कर लिया था। अगर वे बहुत कम मात्रा में ऑर्डर देते तो युआन वेनकिंग उनके छोटे व्यवसाय को कमतर समझकर सहयोग करने से मना कर सकता था। इसके अलावा अगर युआन वेनकिंग सहयोग करने को तैयार भी होता तो भी बहुत कम मात्रा में ऑर्डर देना लागत के लिहाज से फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि उन्हें शिपिंग लागत भी ध्यान में रखनी पड़ती। यदि ऑर्डर बहुत बड़ा होता तो इससे उनकी पूंजी पर दबाव पड़ता। 500 यूनिट का ऑर्डर देना उनकी क्षमता के भीतर था। युआन वेनकिंग ने सिर हिलाया, लेकिन उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और न ही कीमत बताई। गु हुनवेई को युआन वेनकिंग के इरादों को समझना मुश्किल लग रहा था, इसलिए वह चुप रहा और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा।
ये देखकर युआन जीचू ने मदद करते हुए कहा, चाचा जी, ये अभी युवा हैं और इन्होंने अभी अभी अपना व्यवसाय शुरू किया है, इसलिए इनके पास ज्यादा बचत नहीं है। इसीलिए शुरुआत में ये छोटा ऑर्डर ही ले सकते हैं। जब रास्ता साफ हो जाएगा तब ये ऑर्डर बढ़ा देंगे। हो सकता है अगली बार इन्हें सिर्फ रेडियो ही नहीं बल्कि टीवी भी चाहिए हो। कृपया मेरी खातिर इन नौजवानों को अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका दीजिए। अपने भतीजे की बातें सुनकर युआन वेनकिंग दिल खोलकर हंसे और बोले, तुम अभी स्कूल में ही हो, लेकिन तुमने एक व्यापारी की तरह मीठी मीठी बातें करना सीख लिया है। बोलने के बाद उन्होंने गु होनवेई की ओर देखा और कहा, युवक, जीचू ने पहले भी तुम्हारे विचारों का जिक्र मुझसे किया था। मुझे तुम्हें सामान बेचने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि किसी को भी सामान बेचना पैसा कमाने का एक तरीका है। हालांकि मेरे पास एक बेहतर सुझाव है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरी ज्यादा बोलने की आदत से कोई आपत्ति होगी या नहीं। क्या तुम इस बूढ़े आदमी की बात सुनने को तैयार हो? ये शब्द सुनते ही उनकी आंखें चमक उठीं। युआन वेनकिंग की व्यापार में अपार सफलता असाधारण सूझबूझ के बिना संभव नहीं थी। उनके पास वर्षों का व्यापारिक अनुभव था और उनकी व्यावसायिक सूझबूझ निर्विवाद थी। सुधारों से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने वाले सभी लोग चतुर व्यक्ति होते हैं। यदि वे अपना ज्ञान साझा करने को तैयार हैं तो उनकी बात न सुनना मूर्खता होगी। गु हुनवेई ने अपनी उत्तेजना पर काबू पाते हुए जवाब दिया, हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। युआन वेनकिंग गु हुनवेई के रवैये से काफी खुश था। न तो वह घमंडी था और न ही अधीर। उसने वास्तव में उसमें अच्छी क्षमता देखी। उन्होंने कहा, जीचू ने मुझे पहले बताया था कि आप दूरदराज के शहरों में रेडियो बेचने का इरादा रखते हैं। ये वाकई एक अच्छा विचार है, लेकिन चूंकि आप अभी अभी इस उद्योग में आए हैं और शायद आपके पास ज्यादा संपर्क नहीं है, इसलिए कुछ 100 यूनिट माल ले जाने से बिना बिके स्टॉक की समस्या हो सकती है। बिना किसी भरोसेमंद साझेदार के जो इसे संभाल सके, इससे आप पर काफी आर्थिक दबाव पड़ सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप छोटे उत्पादों से शुरुआत करें। अप्रत्याशित रूप से युआन वेनकिंग ने उन्हें कहीं और से शुरुआत करने की सलाह दी। यह एक ऐसी बात थी जिस पर उन्होंने विचार नहीं किया था और जो उनकी अपेक्षाओं से बिल्कुल परे थी। गु हुनवेई जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता था। उसे कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन उसने पूछा, श्री युआन, क्या आपके पास कोई और सामान है जिसकी आप सिफारिश करना चाहेंगे? वाह! युआन वेनकिंग हंसते हुए और सिर हिलाते हुए बोली, सच कहूं तो मेरे पास कुछ और सामान है जिन्हें मैं आपको सुझाना चाहूंगी। फिलहाल मेरे पास कुछ ऐसे सामान पड़े हैं जिनकी बिक्री रुकी हुई है। क्योटो में तो इन्हें बेचना मुश्किल है, लेकिन दूर दराज के शहरों में ये खूब बिकेंगे। चाचा जी, रहस्य बनाए रखना बंद कीजिए, मेरी जिज्ञासा मुझे मार रही है, बस हमें बता दीजिए। युआन जीचू और इंतजार नहीं कर सकी और उसने उनसे आग्रह किया। युआन वेनकिंग हंसते हुए बोला, तुम नौजवान बहुत अधीर हो, तुम्हें अभी और निखारने की जरूरत है। बोलने के बाद उन्होंने गु होनवेई की ओर देखा। इस बार रहस्यमयी अंदाज न अपनाते हुए उन्होंने कहा, हमारे कारखाने में 2000 टॉर्च हैं जो क्योटो में तो नहीं बिकती, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इनकी खूब बिक्री होगी। अगर आप इन्हें दोबारा बेचना चाहें तो मैं इन्हें लागत मूल्य पर दे सकता हूं। इसके अलावा आप पहले 1000 युआन जमा कर सकते हैं, फिर सामान बेचकर बाकी रकम मुझे बाद में दे सकते हैं। अगर आप सारी टॉर्च नहीं बेच पाते तो आप इन्हें कारखाने में वापस कर सकते हैं। अब थोड़ा सोच विचार कर लीजिए। गु हुनवेई को युआन वेनकिंग पर इतना भरोसा होने की उम्मीद नहीं थी कि वह उन्हें सामान बेचने के बाद भुगतान करने और बिना बिका सामान वापस करने की अनुमति देगा। ये जोखिम रहित सौदा वाकई एक अवसर था, लेकिन अकेले निर्णय लेने का अधिकार उसके पास नहीं था। अवचेतन रूप से उसने टोंग हियाओ और गुओ जिन्नियन की ओर देखा। गुओ जिन्नियन इस सुझाव से चकित रह गए और लगभग तुरंत ही मान गए। ग्रामीण इलाकों में टॉर्च की बिक्री वाकई अच्छी होगी, खासकर जब युआन वेनकिंग ने सौदे को और भी आकर्षक बना दिया। उनकी तुलना में टोंग हियाओ युआन वेनकिंग के उन पर अत्यधिक विश्वास से आश्चर्यचकित नहीं थे, बल्कि इस तथ्य से आश्चर्यचकित थे कि उनकी व्यावसायिक रणनीतियां इस युग के लिए इतनी उन्नत थीं। इस तरह की बिक्री पद्धतियां 21वीं सदी में काफी आम थीं। ये बुजुर्ग व्यक्ति वाकई प्रभावशाली है। हालांकि यह योजना उनके लिए फायदेमंद प्रतीत होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि युआन वेनकिंग को नुकसान उठाना पड़ेगा। कारखाने में लंबे समय तक पड़ा हुआ अप्रयुक्त माल बेकार ही हो जाएगा। उन्हें बेचने के लिए देने से न केवल सद्भावना बढ़ती है, बल्कि अगर वे सारा सामान बेच देते हैं तो बचे हुए माल को निपटाने की समस्या भी हल हो जाती है। वह कभी यह नहीं मानती कि किसी व्यापारी द्वारा बताई गई लागत ही वास्तविक लागत होती है।
ये निश्चित रूप से अन्य व्यापारियों को मिलने वाली लागत से कम होगी, ये तो पक्का है। यह पारस्परिक लाभ वाली रणनीति वाकई बुरी नहीं थी। उसने गुओ जिननियन से एक नज़र मिलाई और फिर गु होंगवेई को इशारा किया। युआन वेनकिंग ने तीनों लोगों के बीच हो रही मौन बातचीत पर ध्यान दिया और उनके बारे में और भी अधिक सोचने लगी। उनके साथियों में ऐसा साहस और टीमवर्क दुर्लभ था, इसलिए उन्होंने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, यदि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और फिर भी रेडियो खरीदना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। मैं आपके निर्णय का सम्मान करता हूँ। गु हुनवेई ने कहा, श्री युआन, हम आपका प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आपने हमें इतना अच्छा अवसर दिया है, अगर हम इसे गंवा देते हैं तो हमें बाद में निश्चित रूप से पछतावा होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। चूंकि आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं आज दोपहर आपको सामान दिखाने ले चलता हूँ। आप जब चाहें सामान ले सकते हैं, ऑर्डर से थोड़ा कम लेना भी चलेगा। युआन वेनकिंग का मूड अच्छा था, जैसा कि टोंग याओ ने सोचा था। हालांकि उनका इरादा बेहतर कीमत देने का था, लेकिन वह लागत मूल्य नहीं था। आखिर वह एक व्यापारी थे। आज जिस मुकाम पर वह था, वहां तक पहुंचने के लिए उसे पहले ईमानदार और बुद्धिमान होना पड़ा, और जरूरत पड़ने पर निर्दयी भी बनना पड़ा। वह पैसा कमाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता था। सैकड़ों मजदूर अपनी मजदूरी का इंतजार कर रहे थे, ऐसे में वह सिर्फ दान पुण्य नहीं कर सकता था। इतने सारे मजदूरों को वह खाना कैसे खिलाता? गु हुनवेई की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत सिर हिलाकर सहमति दे दी। इस बार न केवल सौदा पक्का हो गया, बल्कि उन्हें एक सुखद आश्चर्य भी मिला। वे बहुत खुश थे। चेन फैंग ने चुपके से टोंग याओ पर एक नज़र डाली और फिर कहा, अब जब सब लोग यहाँ हैं और सौदा हो चुका है, तो मैं सबको खाने पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्या आपके पास समय है? चचेरे भाई, ये तुम्हारी तरफ से दावत है, हमारे पास समय तो है ही। युआन जिचू ने खुशी खुशी सहमति जताई, फिर गु होंगवेई की ओर मुड़कर कहा, होंगवेई, मेरे चचेरे भाई ने अभी अभी पारिवारिक व्यवसाय संभाला है, और अब वह एक वफल केक फैक्ट्री के मालिक हैं। ये सुनकर गु होंगवेई ने आश्चर्य से चेन फैंग की ओर देखा। पिछली बार जब टोंग याओ और टोंग याओहुई ने उससे मिलने का रास्ता बनाने की कोशिश की थी, तो वे उससे मिल नहीं पाई थीं। लेकिन इस बार वे उससे अप्रत्याशित रूप से मिल गईं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चेन फैंग को धन्यवाद दिया और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बॉस चेन इतने युवा हैं और पहले से ही इतने बड़े बॉस बन गए हैं। इस पर विश्वास करना मुश्किल है। टोंग याओ ने भी आश्चर्य जताने का नाटक किया। चेन फैंग ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बस पारिवारिक व्यवसाय संभाला है। पिछली पीढ़ी के लोग सक्षम थे, मैं नहीं। बॉस चेन बहुत ही विनम्र हैं, गु हुनवेई ने कहा। युआन जीचू हैरान लग रहा था, मानो उसे अभी अभी कुछ याद आया हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतनी महत्वपूर्ण बात भूल गया था। होंगवेई ने एक प्रजनन फार्म शुरू किया है और यह काफी बड़ा है। क्या आपके कारखाने को अंडों की जरूरत नहीं है? शायद आपके सहयोग करने का कोई मौका हो। सच में? चेन फैंग थोड़ा हैरान हुआ और टोंग याओ की तरफ देखा। ऐसा हो सकता है? टोंग याओ और गु हुनवेई दोनों सोचने लगे। चेन फैंग ने टोंग याओ की ओर मुड़कर पूछा, क्या आप भी इस पशुपालन फार्म में शेयरधारक हैं? उसे आश्चर्य हुआ जब चेन फैंग ने बातचीत शुरू की। टोंग याओ ने सिर हिलाकर कहा, श्रीमान चेन, मेरा नाम टोंग याओ है। मिस टोंग जानी पहचानी लग रही हैं। क्या हम पहले मिल चुके हैं? चेन फैंग ने अचानक पूछा। वह अब और अधिक समय तक ये दिखावा नहीं कर सकती थी कि वह उसे नहीं जानती, इसलिए उसने सिर हिलाकर कहा, श्रीमान चेन, मुझे लगता है कि हम अस्पताल में मिले थे। तो ये सचमुच मिस टोंग ही हैं। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। चेन फैंग हल्के से हंसे। युआन वेनकिंग ने देखा कि चेन फैंग को टोंग याओ में दिलचस्पी लग रही थी और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने आगे कहा, क्या संयोग है, इतनी कम उम्र की लड़की ने कारोबार शुरू किया। आप सब इस नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली युवा हैं। मैं बूढ़ा होकर अब सेवानिवृत्त होने वाला हूँ। चाचा जी, आप अभी जवान हैं। आपके मार्गदर्शन के बिना हम जैसे युवाओं को पता ही नहीं चलेगा कि किस दिशा में जाना है, जिसके कारण हम कई अनावश्यक भटकावों में फंस जाते हैं। युआन जिचू ने चापलूसी की। युआन वेनकिंग को ये प्रशंसा भरे शब्द बहुत अच्छे लगे और उसने जवाब दिया, लगता है तुमने प्रशंसा करने की कला में महारत हासिल कर ली है। इनसे और सीखो, जीवन लंबा है। स्कूल केवल ज्ञान सिखाता है, बाकी सब तुम्हें जीवन के अनुभवों से सीखना होगा। युआन वेनकिंग ने तीनों के बीच संक्षिप्त नेत्र संपर्क से ही यह महसूस कर लिया कि टोंग याओ काफी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। युवाओं में वह सबसे तेजतर्रार प्रतीत होती थी।
कम उम्र में ही समझदार होना और सादगी से रहना जानना प्रशंसनीय था। युआन जीचू ने विनम्रता से सिर हिलाया, मैं हमेशा से हुनवेई का प्रशंसक रहा हूं। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। गु हुनवेई ने तुरंत कुछ विनम्र और प्रशंसात्मक शब्दों का जवाब दिया। जब उन्होंने व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया था, तब उन्हें पता था कि विनम्रता दिखाने का भी समय होता है और मीठे शब्दों का भी। गर्व और गरिमा सफलता के प्रतीक हैं। उनके जैसे जो लोग शून्य से शुरुआत करते हैं, उन्हें सहनशील होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर झुकने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बात उन्होंने टोंग याओ से भी सीखी थी। कम उम्र होने के बावजूद वह टोंग याओ से बहुत कुछ सीख सकता था। संक्षिप्त बातचीत के बाद लगभग रात के खाने का समय हो गया था। चेन फैंग उन्हें पास के एक रेस्तरां में ले गया। यह कोई आलीशान जगह नहीं थी, लेकिन काफी शालीन थी। गुओ जिन्नियन और गु हुनवेई पहली बार ऐसी जगह पर आए थे, इसलिए वे थोड़े असहज महसूस कर रहे थे। गु हुनवेई ने युआन वेनकिंग से थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन गुओ जिन्नियन को गलतफहमी होने का डर था, इसलिए उसने अपनी उपस्थिति को यथासंभव कम रखा। ये लोग उन लोगों से अलग थे जिनसे वह पहले मिल चुकी थी। अनावश्यक गलतियां करने से बेहतर था कि वह कुछ कम ही बोले। टोंग याओ और गु हुनवेई को बेहतर तरीके से चीजें संभालना आता था, इसलिए गुओ जिन्नियन ने खुद को लाइमलाइट से दूर रखा। इसी बीच टोंग याओ भी अपनी उपस्थिति कम कर रही थी। वह गु हुनवेई को विकसित करना चाहती थी, और चेन फैंग के मन में क्या चल रहा था, इस बारे में वह कभी कभार प्रजनन फार्म के बारे में पूछता रहता था। टोंग याओ ने चेन फैंग की फैक्ट्री के साथ सहयोग शुरू करने के अपने पिछले प्रयासों का जिक्र करने का मौका नहीं छोड़ा, लेकिन उन्हें पता चला कि वह उपलब्ध नहीं थे। हालांकि चेन फैंग की उम्र केवल 20 वर्ष थी, फिर भी उनकी बुद्धिमत्ता युआन वेनकिंग के समान थी। उन्होंने तुरंत सहयोग करने के लिए सहमति नहीं दी, न ही उन्होंने इसे अस्वीकार किया। उन्होंने बस इतना कहा, क्या संयोग है। टोंग याओ को समझ नहीं आया कि वह क्या सोच रहा है और उसने प्रतिक्रिया के डर से इस मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। भोजन के बाद जब चेन फैंग बिल चुकाने ही वाला था, तो युआन वेनकिंग ने बिल चुकाने पर जोर देते हुए कहा, आप सभी युवा पीढ़ी के लोग हैं जो मुझसे मिलने आए हैं। आप लोगों से बिल चुकाने की बात उचित नहीं है। रेस्तरां से निकलने के बाद उसने उनके लिए टॉर्च फैक्ट्री जाने के लिए 2 कारों का इंतजाम किया। हैरानी की बात यह थी कि बड़े मालिक चेन फैंग, जो बिल्कुल फ्रीलांसर की तरह बेफिक्र दिखते थे, भी उनके साथ चले गए। गोदाम के एक कोने में टॉर्चें ढेर लगी हुई थीं, जिन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। युआन वेनकिंग ने लापरवाही से एक टॉर्च उठाए, उस पर से धूल झाड़ी और किसी से उसमें बैटरी डलवाकर गु हुनवेई को दे दी। मैं इन टॉर्च की गुणवत्ता की गारंटी दे सकता हूं। आप इन्हें कभी भी जांच सकते हैं। गु हुनवेई ने टॉर्च का निरीक्षण किया और युआन वेनकिंग के उत्पादों को तुरंत पसंद कर लिया। अपने अतीत की कहानियां सुनाने के शौकीन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें कारखाने का भ्रमण कराया और अपनी पिछली गलतियों के बारे में बताया। उनकी कहानियों में एक पौराणिक कथा का भाव था। टोंग याओ बहुत उत्सुकता से सुन रही थी, तभी उसने देखा कि कोई उसे घूर रहा है और मुड़कर देखा तो पाया कि चेन फैंग उसे देख रहा है। टोंग याओ को पीछे मुड़कर देखते देख चेन फैंग ने उसकी निगाहें नहीं बचाईं और सीधे सीधे पूछा, सुश्री टोंग इन विषयों में काफी रुचि रखती हैं। टोंग याओ ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसकी प्रशंसा की। श्री युआन के अनुभव व्यवसाय जगत के लिए आदर्श उदाहरण हैं और हमारी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे किस्से बिना पैसे दिए सुनना मुश्किल होता है। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं इन्हें सीधे श्री युआन से सुन पा रहा हूं। युआन वेनकिंग ने हंसते हुए कहा, ये युवती वाकई बात करना जानती है। युआन वेनकिंग के अच्छे मूड में होने के कारण वह और भी ज्यादा बातूनी हो गया। गुओ जिन्नियन ने मन ही मन टोंग याओ की सराहना की। वह टोंग याओ की वाक्पटुता से बहुत प्रभावित हुई थी। युआन वेनकिंग ने जब अतीत के बारे में बात करना शुरू किया, तो वह खुद को रोक नहीं पाए। यहां तक कि वे उन्हें बातचीत के लिए अपने कार्यालय भी ले गए। उन्होंने कारखाने की कैंटीन में रात का खाना खाया और जब तक उन्होंने उन्हें घर ले जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम किया, तब तक अंधेरा हो चुका था। जाने से पहले टोंग याओ ने युआन वेनकिंग के कारखाने से 10 नमूना टॉर्च ले लिए। घर लौटते ही टोंग याओ और गुओ जिन्नियन ने अपना दिखावा छोड़कर सोफे पर बैठकर बातें करना शुरू कर दिया। गु हुनवेई बाकी दोनों की तरह उत्साहित तो नहीं था, लेकिन वह भी काफी घबराया हुआ था। यह पहली बार था जब वह किसी बड़े बॉस से व्यक्तिगत रूप से मिल रहा था और उसे लगातार इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं वह कुछ गलत न कह दे और कारोबार को खतरे में न डाल दे। सौभाग्य से युआन वेनकिंग मिलनसार थे और उन्होंने एक व्यवसाय की तरह दिखावा नहीं किया, कम से कम उनके सामने तो नहीं।
अपनी रोमांचक बातचीत समाप्त करने के बाद टोंग याओ ने कहा, अब जब हमारे पास सामान आ गया है तो अगला कदम खरीदारों को ढूंढना है। जिननियन, कल 5 टॉर्च लेकर जियांग शहर वापस जाओ। होंगवेई, 5 टॉर्च लेकर ली शहर वापस जाओ। फिर उसने गु होंगवेई की ओर मुड़कर कहा, तुम काफी समय से घर नहीं आए हो। अंकल गु से मिलने का ये बिल्कुल सही मौका है। कल मैं श्री झोंग को घर का भुगतान कर दूंगी और फिर तुम्हारे साथ आऊंगी। वह कुछ समय से ली शहर में मिल्क टी की दुकान का प्रबंधन नहीं कर रही थी। गु होंगवेई सहमत तो हो गया, लेकिन किसी बात को लेकर चिंतित लग रहा था। परेशान होकर उसने कहा, मुझे शर्म आती है कि मेरे पिता को नहीं पता कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। अगर उन्हें पता चला तो वे बहुत गुस्सा होंगे। उनकी हमेशा से यही इच्छा रही है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं, स्नातक हो जाऊं और एक अच्छी नौकरी पाऊं। लेकिन गुओ जिननियन को इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगी। इतनी बड़ी बात क्या है? जीवन का रास्ता सिर्फ कॉलेज की शिक्षा पर निर्भर नहीं करता। क्या आपका शुरुआती लक्ष्य पहाड़ों से निकलकर कॉलेज जाकर एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसे कमाना नहीं था? अब आपने कम शिक्षा के साथ सीधे अपना व्यवसाय शुरू करके अपना सफर छोटा कर लिया है। यह अच्छी बात है। गुओ जिननियन की बातें सुनकर गु होंगवेई समझ गया कि वह अपने पिता के स्वभाव को नहीं समझ पा रहा है और उसने धैर्यपूर्वक समझाया, मेरे पिता का मानना है कि विश्वविद्यालय से स्नातक होना प्रतिष्ठा बढ़ाता है। अब जब मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है तो उनकी नज़र में यह शर्म की बात है। उसके पिता के स्वभाव को देखते हुए अगर उन्हें उसके निष्कासन के बारे में पता चलता तो वे शायद उसे स्कूल ले जाकर प्रधानाध्यापक से मिलते, विश्वविद्यालय में उसके पुनः प्रवेश के लिए विनती करते या उसे अपना अंतिम वर्ष दोहराने और कॉलेज प्रवेश परीक्षा फिर से देने के लिए प्रोत्साहित करते। फिलहाल दोनों में से कोई भी विकल्प उसे पसंद नहीं था। समय आने पर उसे धोखा देना आसान नहीं होगा क्या? जब तक तुम इसका जिक्र नहीं करोगे उसे पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है। बस 1 साल बाद उसे बता देना कि तुमने कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया है। क्या ये काफी नहीं होगा? गुओ जिननियन को समझ नहीं आ रहा था कि गु होंगवेई इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना परेशान क्यों है। टोंग याओ ने सहमति में सिर हिलाया, मुझे भी लगता है कि फिलहाल अंकल गु से यह बात छुपा कर रखना ही बेहतर है ताकि उन्हें गुस्सा न आए। मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, होंगवेई ने अनिच्छा भरी मुस्कान के साथ कहा। उसे झूठ बोलने की आदत नहीं थी, लेकिन उसे इस दुनिया में अपने सबसे करीबी व्यक्ति को धोखा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे उम्मीद थी कि भविष्य में जब उसके पिता को इस बारे में पता चलेगा तो वे उसकी स्थिति की कठिनाई को समझेंगे। टोंग याओ ने दीवार पर लगी घड़ी को देखा और कहा, चलो जल्दी सो जाते हैं, हमें कल ट्रेन पकड़नी है। शाम की दिनचर्या पूरी करने के बाद टोंग याओ सोने के लिए अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि अचानक बैठक में रखा फोन बज उठा। उसने फोन उठाया। हैरानी की बात नहीं थी, वो सी चेन था। दोनों ने 10 मिनट से अधिक समय तक बात की। टोंग याओ ने उसे बताया कि वह गु होंगवेई के साथ ली शहर जा रही है और उसने संयोगवश झाओ वेनकाई के मामलों का भी जिक्र किया। झाओ वेनकाई द्वारा टोंग याओ को उपहार देने के इरादे के बारे में सुनकर सी चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और कहा, झाओ वेनकाई बहुत चालाक है, सावधान रहना। टोंग याओ ने सिर हिलाकर जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। जब यहाँ हालात सामान्य हो जाएंगे तो मैं तुमसे मिलने विदेश आऊंगी। घर में 2 और लोगों के होने से टोंग याओ को फोन पर सी चेन से मीठी मीठी बातें जारी रखने में असहज महसूस हुआ। कुछ शब्द बोलने के बाद उसने फोन काट दिया। सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। टोंग याओ का मूड अच्छा था, उसे संतुष्टि महसूस हुई और वह रात भर चैन से सोई। सुबह उठने पर उसने देखा कि गु होंगवेई नाश्ता खरीद कर ला चुका था। तीनों ने नाश्ता किया और गुओ जिननियन ट्रेन से घर वापस चले गए। टोंग याओ और गु होंगवेई पहले श्री झोंग के घर के लिए पैसे ट्रांसफर करने बैंक गए और फिर ट्रेन से ली शहर के लिए रवाना हुए। वह काफी भाग्यशाली थी और उसे स्लीपर टिकट मिल गया। टोंग याओ और गु होंगवेई दोनों एक ही डिब्बे में थी, एक डिब्बे के शुरू में और दूसरी आखिर में। टोंग याओ ने जो नीचे वाली बर्थ खरीदी थी उसके सामने 40 साल की एक हष्टपुष्ट महिला बैठी थी। यह महिला देखने में ऐसी लग रही थी मानो उससे पंगा लेना ठीक नहीं होगा। उसके सामान से भरे बोरे दोनों बर्थों के बीच और बर्थ के नीचे जमीन पर ढेर लगे हुए थे। जैसे ही टोंग याओ वहां पहुंची, उस महिला ने कहा, मेरे सामान पर पैर मत रखना। टोंग याओ ने उस महिला पर ध्यान नहीं दिया और न ही उसके सामान पर पैर रखा, इसके बजाय वह बीच में बनी जगह से निकलकर बिस्तर पर लेट गई। महिला पहले से ही एक पतली रजाई ओढ़े बिस्तर पर लेटी हुई थी। गर्मी लगने पर उसने रजाई हटा दी और टोंग याओ को तुरंत बिना धुले पैरों की तेज गंध महसूस हुई।
वहां से बहुत तेज बदबू आ रही थी, मानो किसी चूहे की कई दिनों से मरी हुई हो। पूरा डिब्बा उस दुर्गंध से भरा हुआ था। टोंग याओ ने ऊपर वाले बिस्तर पर लेटे व्यक्ति को देखा जो इतना बेपरवाह लग रहा था कि वह अभी भी उबले अंडे खा सकता था। खुद को रोक न पाने के कारण टोंग याओ को उल्टी आ गई। ये देखकर सामने बैठी महिला ने अपने पैर बिस्तर के किनारे की ओर और आगे बढ़ा लिए और थोड़ी देर बाद अपने पैर की उंगलियों को कुरेदने लगी। जब टोंग याओ को लगा कि यह सब असहनीय हो गया है, तभी हैरानी की बात यह हुई कि उस महिला ने 2 मांस के बंस निकाले और उसी हाथ से उन्हें कुतरना शुरू कर दिया जिससे उसने अभी अभी अपने पैर की उंगलियों को कुरेदा था। टोंग याओ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने 2 बार उल्टी की, जूते पहने और गलियारे में जाकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद गु होंगवेई पास आकर बोला, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? टोंग याओ ने धीरे से आह भरी, मेरे डिब्बे में बैठी महिला के पैरों से बहुत बदबू आ रही है। मैं इससे बर्दाश्त नहीं कर सकती। गु हुनवेई ने अपने होठों के कोने को थोड़ा सा हिलाया, मानो वह टोंग याओ के प्रति सहानुभूति जता रहा हो। वह झुककर टोंग याओ के सामने बैठ गया और धीरे से बोला, मेरी तरफ भी लगभग यही स्थिति है। पैर की उंगलियों को खुजलाने और बंस खाने वाली उस महिला को याद करके टोंग याओ को मतली महसूस हुई और उसने बेहतर महसूस करने से पहले खुद को विचलित करने के लिए जल्दी से बाहर के दृश्यों को देखा। मेरे डिब्बे में बैठी महिला अपने पैर की उंगलियों को कुरेद रही थी और मांस के बंस खा रही थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस तरह खाने से बंस का स्वाद बेहतर हो जाता है। जैसे ही उसने खाना खत्म किया, उसे 2 बार और उल्टी आई। गु हुनवेई ने उसकी ओर देखा, मानो कुछ कहना चाहता हो लेकिन झिझक रहा था। ये देखकर टोंग याओ ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो भी कहना हो कह दो। संकोच मत करो। टोंग याओ को सीधी बात करना पसंद था और वह घुमा फिराकर बात करना नापसंद करती थी। वे एक दूसरे को सालों से जानते थे, इसलिए नखरे दिखाने का कोई मतलब नहीं था। ये सुनकर गु हुनवेई ने अपने होंठ चाटे और कुछ हिचकिचाहट के साथ पूछा, याओ क्या तुम गर्भवती हो? उन्हें लगा कि एक पुरुष होने के नाते उनके लिए ऐसा सवाल पूछना अनुचित होगा, लेकिन उन्हें डर था कि अगर टोंग याओ गर्भवती है और उसे इसके बारे में पता नहीं है, तो बाद में समस्या हो सकती है। सी चेन की आखिरी वापसी को ज्यादा समय नहीं हुआ था। अगर टोंग याओ गर्भवती होती, तो इसी समय के आसपास उसमें लक्षण दिखने शुरू हो जाते। सच में, टोंग याओ को लगा कि इसकी संभावना बहुत कम है। आखिर उसकी और सी चेन की शादी को इतना समय हो गया था और वह गर्भवती नहीं हुई थी। क्या सिर्फ इसलिए कि वह इस बार एक रात के लिए रुका था, वह गर्भवती हो सकती है? अगर ऐसा होता तो यह महज एक संयोग होता। गु हुनवेई ने गंभीरता से कहा, ली शहर पहुंचते ही आपको अस्पताल जाकर जांच करवा लेनी चाहिए। बेहतर होगा कि आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं। अगर आप सच में गर्भवती हैं तो आप ट्रेनों में सफर नहीं कर पाएंगी। बेहतर होगा कि आप किसी दाई को अपने साथ रख लें। हालांकि उसे पक्का पता नहीं था कि वह गर्भवती है या नहीं, फिर भी टोंग याओ थोड़ी उत्साहित महसूस कर रही थी। उसे एक बार डर था कि पुनर्जन्म के कारण वह मां बनने के अवसर से वंचित रह गई थी। अगर वह सचमुच गर्भवती थी तो ये बहुत अच्छी बात होगी। उसने खुद को संभाला और हंसते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा स्वास्थ्य काफी अच्छा है। अगर मैं सचमुच गर्भवती हूं तो इससे मेरे दैनिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि टोंग याओ सार्वजनिक रूप से एक नाजुक महिला प्रतीत होती थी जो ज्यादा मेहनत नहीं करती थी, लेकिन वह कमजोर नहीं थी। उनका शारीरिक स्वास्थ्य काफी अच्छा था। जब तक वह कोई कठिन काम नहीं करती, तब तक उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। आप काफी समय से अकेले रह रही हैं और अगर आप गर्भवती हैं तो बिना किसी देखभालकर्ता के रहना आपके लिए ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि किसी को काम पर रखना बेहतर होगा, गु हुनवेई ने सुझाव दिया। टोंग याओ का परिवार इसे वहन कर सकता था, इसलिए वह निश्चित रूप से अधिक आरामदायक और कम तनावपूर्ण जीवन जी सकती थी। हालांकि गु हुनवेई अविवाहित थे, लेकिन उनका मानना था कि अगर उनकी शादी हो जाती तो वे अपनी क्षमता के अनुसार अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा जीवन प्रदान करने का अवश्य प्रयास करते। उनके विचार में किसी महिला का उनके लिए बच्चे को जन्म देने की इच्छा रखना एक कठिन और महान कार्य था। उनके बचपन के कई साथियों ने प्रसव के दौरान अपनी माताओं को खो दिया था। इसलिए ये कहावत कि प्रसव किसी भूत के द्वार से गुजरने जैसा है, बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं थी। गर्भावस्था अपने आप में बेहद कठिन थी, प्रसव के दौरान होने वाले जोखिमों की तो बात ही क्या। बच्चे का पालन पोषण भी ऊर्जा और शक्ति का एक बड़ा व्यय था। ये सभी कठिनाइयां महिलाओं को सहन करनी पड़ती थीं। इसलिए उनकी नज़र में कोई पुरुष चाहे कितना भी सफल क्यों न हो,
यदि वह अपने बच्चे की मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो उसे जिम्मेदार व्यक्ति नहीं माना जाता था। टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, देखते हैं ली शहर पहुंचने पर क्या होता है। शायद ये सिर्फ एक झूठी चेतावनी हो। हालांकि वह दिल से बच्चा चाहती थी, लेकिन उसे इस बात की भी चिंता थी कि कहीं यह एक व्यर्थ आशा न हो। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसे फिर से उल्टी जैसा महसूस होने लगा, जो इस बार पहले से कहीं अधिक तीव्र था। काफी देर तक जी मिचलाता रहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं उगला। किसी भी हालत में वह बगल वाले डिब्बे में बैठी महिला के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, वरना वह अपना आपा खो बैठती। वह बस वहीं बैठी रही, डिब्बे में लेटने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। गु हुनवेई भी पूरे समय वहीं बैठी रही। वे ली शहर की स्थिति के बारे में बातें करते हुए समय बिता रहे थे। अचानक टोंग याओ को कुछ याद आया और उसने कहा, मुझे लगता है कि बगल वाले डिब्बे में बैठी महिला भी सामान बेचने का धंधा करती है। वह बहुत सारा सामान लाई है, सब कपड़े हैं। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर चढ़ी, वह बोरी के थैलों से टकरा गई। वे थैले मुलायम लग रहे थे, इसलिए वे कपड़ों से भरे हुए होंगे। क्योटो के कपड़ों को दूसरी जगहों पर बेचना। गु हुनवेई ने सोचा, क्योटो के कपड़े महंगे होते हैं, इन्हें दोबारा बेचना फायदे का सौदा नहीं लगता। हालांकि क्योटो के कपड़ों के डिजाइन काफी नए हो सकते हैं, लेकिन दूरदराज के शहरों में रहने वाले कई लोग इन्हें शायद न खरीद पाएं, और कीमत की बात तो छोड़ ही दीजिए, जिससे बेचना काफी मुश्किल हो जाता है। टोंग याओ ने भी इस समस्या के बारे में सोचा था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि बोरियों में कपड़े ही भरे जाने चाहिए। अचानक उसकी आंखें चमक उठी, जैसे उसे कुछ सूझ गया हो। गु हुनवेई को भी मानो कुछ समझ आ गया हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों को एक दूसरे की आंखों में जवाब मिल गया। पहले टोंग याओ उस महिला को काफी असभ्य समझती थी, लेकिन अब वह उसे नए सम्मान की नजरों से देखती थी। पब फ्यूचर एड्स। अगर वह महिला सामान बेचने के लिए विदेश जाती तो हर बार आने जाने में कम से कम आधा महीना लग जाता। उसके शरीर से बदबू आना बिल्कुल स्वाभाविक था, सिर्फ पैरों से ही नहीं। इसके अलावा इस तरह दिखना ज्यादा सुरक्षित लगता था, ठीक वैसे ही जैसे इसी वजह से वह बिस्तर पर लेट नहीं पाती थी। ये सोचकर टोंग याओ खड़ी हो गई, मैं थोड़ी देर के लिए स्लीपिंग कार में लेटने जा रही हूँ, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। टोंग याओ के मन में कुछ विचार आते देख गु हुनवेई ने उसे नहीं रोका। टोंग याओ ने डिब्बे में लौटने से पहले गहरी सांस ली। टोंग याओ को वापस आते देख वह महिला थोड़ी हैरान हुई। उसने सोचा था कि टोंग याओ गुस्से में चली गई थी, लेकिन उसे वापस आने की उम्मीद नहीं थी। टोंग याओ ने अपने जूते उतारकर बिस्तर पर चढ़ गई और कुछ देर तक उस महिला को देखती रही। ये देखकर कि महिला कुछ बोलने का इरादा नहीं रखती, उसने बातचीत शुरू की, बहन, आप किस स्टेशन पर उतर रही हैं? तुम ये क्यों पूछ रही हो? महिला ने टोंग याओ को संदेह भरी निगाहों से देखा। उसका लहजा बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं था। टोंग याओ को तुरंत एहसास हो गया कि उसके सवाल से गलतफहमी पैदा हो सकती है। उसने मुस्कुराते हुए जल्दी से समझाने की कोशिश की, बहन, मुझे गलत मत समझिए, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है और मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। बात यह है कि अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह उल्टी करने की आवाज को रोक नहीं पाए। टोंग याओ को इस हालत में देखकर उस महिला का चेहरा तुरंत उतर गया। टोंग याओ ने जल्दी से समझाया, माफ कीजिए, मैं गर्भवती हूँ। ठीक है, वह गर्भवती थी या नहीं, शर्मिंदगी से बचने के लिए वह फिलहाल केवल इतना ही कह सकती थी। जैसा कि उम्मीद थी, ये तरकीब बहुत कारगर साबित हुई। गर्भवती होने की बात सुनकर महिला का चेहरा खिल उठा और उसने अपने पैरों को कंबल से ढक लिया। ये देखकर टोंग याओ को यकीन हो गया कि वह महिला दिखने में जितनी क्रूर लग रही थी, उतनी क्रूर नहीं थी। गुओ जिन्नियन की तरह उसके इस रूप में होने का कारण शायद सुरक्षा ही था। इस युग में बाहर घूमने वाली महिला को अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने से बचना चाहिए। ये जानकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, सच कहूं तो मैं भी व्यापार करती हूँ। मैं अभी अपने भाई के साथ सामान बेचने के लिए ली शहर जा रही हूँ। वैसे मेरा नाम टोंग याओ है। टोंग याओ की यह बात सुनकर महिला की सतर्कता में कुछ खास कमी नहीं आई, लेकिन उसने जवाब दिया, मुझे खुश करने के लिए आपको मुझे बहन कहने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम हु हेयुन है। उसकी शक्ल भद्दी थी और वह अपने सामने खड़ी खूबसूरत युवती जैसी नहीं दिखती थी, उसे खुद को टोंग याओ की बड़ी बहन कहलाने लायक नहीं लगता था। पब फ्यूचर एड्स। टोंग याओ मुस्कुराए और इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बहन हूँ, सच कहूँ तो मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछे हैं ताकि यह पता चल सके कि क्या हमारे बीच सहयोग करने का कोई अवसर है।
अपने पिछले जीवन के ज्ञान के आधार पर उस युग में विदेश से लाई गई जैकेट और जीन्स बहुत लोकप्रिय थी और आते ही लगभग तुरंत बिक जाती थी। अगर वू ह्यून वाकई इसी तरह के कपड़े वापस लाए थी और वह उन्हें दोबारा बेच सकती थी तो यह एक बहुत बड़ा अवसर होगा। बिल्कुल नहीं, इन सामानों के खरीदार पहले से ही मौजूद हैं। वू ह्यून ने बिना किसी झिझक के इनकार करते हुए सीधे कहा, ली शहर में ट्रेन से उतरते ही कोई ना कोई सामान लेने के लिए वहां मौजूद होगा। टोंग याओ ने पलकें झपकाईं, उसे उम्मीद नहीं थी कि ली शहर में भी इन वस्तुओं की इतनी मांग होगी। चूंकि लोग रेलवे स्टेशन जाकर खुद इन वस्तुओं को ले सकते थे, इससे स्पष्ट था कि ये वस्तुएं कितनी लोकप्रिय थीं। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि दूसरा पक्ष तैयार नहीं था। टोंग याओ को चाहे कितनी भी इच्छा हो वह उसे मजबूर नहीं कर सकती थी। कुछ सोचने के बाद उसने अपने बैग से एक बिजनेस कार्ड निकाला और लिखा, बहन हूँ, मैं ज्यादातर क्योटो में रहती हूँ। अगर कभी आपको सामान लाने ले जाने में परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। मैं किसी भी मात्रा का सामान ले जा सकती हूँ। वू ह्यून एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर उसने बिजनेस कार्ड उठाया और उस पर एक नज़र डाली। उसने उसे बिस्तर पर फेंक दिया, मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। टोंग याओ को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। मांस में कितनी भी चर्बी क्यों न हो, अगर दूसरे लोग उसे खाने के लिए नहीं देते हैं तो उसके लिए उसे छीनने का कोई कारण नहीं है। जब तक वे ट्रेन से नहीं उतरे, टोंग याओ ने वू ह्यून को फिर से परेशान नहीं किया। इससे वू ह्यून थोड़ी हैरान हुई। उसे लगा कि टोंग याओ काफी शिष्ट है, कम से कम वह दूसरों की तरह लालच भरी निगाहों से उसे घूर नहीं रही थी। इसलिए ट्रेन से उतरने से पहले वू ह्यून ने टोंग याओ को याद दिलाया, युवती, हमारे व्यवसाय में काम करते समय कम प्रोफाइल बनाए रखना सबसे अच्छा है। खासकर आप जैसी खूबसूरत लड़की के लिए इस क्षेत्र में काम करना उचित नहीं है। पुनर्विक्रय से वास्तव में पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन क्या लगभग हर साल कुछ न कुछ गड़बड़ नहीं होती? ये जगह बड़े बड़े तगड़े आदमियों के लिए भी सुरक्षित नहीं थी, खूबसूरत लड़की की तो बात ही छोड़िए। वू ह्यून की इस स्नेहपूर्ण याद दिलाने वाली बात को सुनकर टोंग याओ मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद बहन हूँ, मैं पहली बार बाहर जा रही हूँ। आमतौर पर मेरा भाई ही बाहर घूमता रहता है। मैं ज्यादातर क्योटो में ही रहती हूँ। ये सुनकर वू ह्यून ने और कुछ नहीं कहा। जब ट्रेन से उतरने का समय आया तो वू ह्यून को अकेले सारा सामान संभालने में परेशानी हुई और उसे कई चक्कर लगाने पड़े। टोंग याओ और गू हुनवेई ने उसकी थोड़ी मदद की। वू ह्यून शुरू में थोड़ी संशय में थी, लेकिन ये देखकर कि वे सचमुच मदद करना चाहते हैं, उसे कुछ हद तक तसल्ली मिली। ये जानते हुए कि वे दोनों व्यापारी थे और उसे मिलने वाली छोटी सी टिप भी उन्हें पसंद नहीं आएगी, वू ह्यून ने भुगतान की बात नहीं की। पहले की तुलना में उसका रवैया काफी सुधर गया था। विदा लेते समय उसने सक्रिय रूप से टोंग याओ से फिर से बिजनेस कार्ड मांगा और कहा, इस बार तो कोई अवसर नहीं है, लेकिन भविष्य में हमें सहयोग करने का मौका मिल सकता है। वू ह्यून की बातें सुनकर टोंग याओ की आंखें तुरंत चमक उठीं। बहन हूँ, मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। ट्रेन से उतरते समय वू ह्यून ने बिजनेस कार्ड नहीं लिया था, लेकिन अब वह खुद कार्ड मांग रही है। इसका मतलब है कि टोंग याओ के बारे में उसकी राय बदल गई है। भविष्य में कुछ अवसर मिल सकते हैं। ली शहर तो वैसे भी एक छोटा सा कस्बा है, इसकी तुलना क्योटो से नहीं की जा सकती। वू ह्यून सिर्फ कपड़े और अन्य सामान ही वापस लाती है क्योंकि ली शहर में बाकी चीजें अच्छी तरह बिकती नहीं हैं। वू ह्यून ली शहर की मूल निवासी हैं। क्योटो में उनके कोई जान पहचान वाले नहीं हैं, इसलिए अच्छा खासा सामान भी बिना बिके पड़ा रहता है, जो काफी जोखिम भरा है। इसलिए उनके पास कड़ी मेहनत करने और कपड़े वापस ली शहर ले जाकर बेचने के अलावा कोई चारा नहीं है। वू ह्यून टोंग याओ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि उसे मौका मिलता, उसे लेने आए मालिक ने उसे देख लिया। भीड़ ने तुरंत वू ह्यून को घेर लिया। जब वू ह्यून ने आखिरकार दुकान मालिकों को शांत किया तो टोंग याओ और गू हुनवेई कहीं नजर नहीं आए। स्टेशन पर भीड़ को लेकर चिंतित गू हुनवेई टोंग याओ के साथ इतना सजग व्यवहार कर रहा था मानो वह कोई नन्हा पांडा हो। टोंग याओ खुद को हंसने से रोक नहीं पाए और बोली, इतना डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक झूठी खबर भी हो सकती है। झूठी चेतावनी सुनकर गू हुनवेई हैरान और उत्सुक हो गया, क्या आप भी महजोग खेलते हैं? टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने बस ये शब्द उधार लिया है। रेलवे स्टेशन के बाहर अपनी सवारी का इंतजार करते हुए दोनों ने देखा कि वू ह्यून व्यापारियों के एक समूह से घिरी हुई स्टेशन से बाहर निकल रही थी। जो लोग सामान उठाने में मदद कर सकते थे उन्होंने ऐसा किया और जो लोग वू ह्यून के बैग उठाने में मदद कर सकते थे उन्होंने भी ऐसा किया।
हु हेयुन के प्रति उनका रवैया बहुत अच्छा था, जिससे पता चलता है कि विदेश से लाए गए कपड़े कितने लोकप्रिय थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विदेशी कपड़े इतने लोकप्रिय होंगे। गु हुनवेई थोड़ा हैरान थे, लेकिन टोंग याओ को ये सब सामान्य लगा। उसे अपने पिछले जीवन से इसका कुछ ज्ञान था और उसने समझाया, विदेश से लाई गई इन चीजों को 10 गुना कीमत पर बेचा जा सकता है, ये बहुत लाभदायक है। इसी तरह अगर हम अपने घरेलू सामान को विदेश भेजें तो वह भी बहुत लाभदायक होगा। इसीलिए मैं पहले आयात का कारोबार करना चाहती थी, लेकिन ये जोखिम भरा है और इसमें शामिल व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हु हेयुन की हालत देखकर तो यही लगता है। उसकी आंखों में एक धूल चमक दिखाई दी। इसके बारे में सोचो, अगर हम हु हेयुन के साथ मिलकर एक व्यापारिक श्रृंखला बना सकें तो वह कैसी दिखेगी। गु हुनवेई थोड़ा उत्साहित हो गया और कुछ देर सोचने लगा। जैसा कि मैं देख रहा हूं, उसके पास पहले से ही एक स्थिर ग्राहक आधार है। वह शायद हमारे साथ काम नहीं करना चाहेगी। यहाँ के सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और हम उसे नहीं जानते। वह इतनी सतर्क है कि वह शायद ही किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ सहयोग करने का जोखिम उठाएगी। शायद नहीं, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। लोग मशहूर होने से डरते हैं और सुअ मोटे होने से। उसकी लोकप्रियता से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उसके नीचे के व्यापारी खूब पैसा कमा रहे होंगे, जिससे यह पता चलता है कि वह कितना कमा रही होगी। ली शहर इतना ही छोटा है और वह शायद अब काफी मशहूर हो चुकी है। उसके काम में स्वाभाविक रूप से बहुत जोखिम होता है। अगर वह गलत लोगों की नज़र में आ गई तो मुसीबत हो सकती है। मुझे लगता है कि हु हेयुन बहुत सतर्क है और उसने इस बारे में भी सोचा होगा। हो सकता है कि वह जल्द ही हमसे संपर्क करे। बेशक ये तो बस उसकी अटकलें थीं। अगर उसने हु हेयुन की बुद्धिमत्ता को ज़रूरत से ज़्यादा आंका और हु हेयुन ने इतनी दूर तक नहीं सोचा, या अगर हु हेयुन उनके साथ साझेदारी करने से पहले ही किसी मुसीबत में फंस गई, तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। गु हुनवेई ने टोंग याओ की प्रशंसा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम व्यापार के लिए ही पैदा हुई हो। सच कहूं तो तुम्हारा साहस और सिद्धांत तो मुझ जैसे पुरुष को भी शर्मिंदा कर देते हैं। टोंग याओ धीरे से हंसी, ठीक है, हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, इसलिए मेरी तारीफ मत करो। आज काफी देर हो चुकी है, इसलिए चेकअप के लिए अस्पताल नहीं चलते। मैं चाय दूध की दुकान पर एक नज़र डाल लेती हूँ और वहाँ के कर्मचारियों के साथ रात बिताती हूँ। आज रात तुम गेस्ट हाउस में रुकोगे या घर वापस जाओगे? गु हुनवेई ने कहा, मैं पहले आपको मिल्क टी की दुकान पर छोड़ देता हूँ। अगर शहर के प्रवेश द्वार पर मुझे कोई सवारी मिल गई तो मैं रात के लिए घर चला जाऊंगा। मैंने अपने पिताजी को 6 महीने से नहीं देखा है, मुझे उनकी सेहत के बारे में चिंता हो रही है। मैं कल सुबह आपको अस्पताल ले जाने के लिए शहर वापस आऊंगा। टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर कल आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मिल्क टी की दुकान पर फोन कर देना। ठीक है। दोनों ने टैक्सी ली और टोंग याओ मिल्क टी शॉप के सामने उतर गई। गु हुनवेई ने उसका सामान उठाया और टोंग याओ को मिल्क टी शॉप के प्रवेश द्वार तक ले गया। वह लगभग हंस पड़ी। ये कपड़े तो बस कुछ ही थे, लेकिन गु हुनवेई ने उसे उन्हें ले जाने नहीं दिया, मानो उसे चिंता हो कि कहीं इससे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर असर न पड़े। सबसे अहम बात यह थी कि अभी तक ये भी निश्चित नहीं था कि वह गर्भवती है या नहीं। सीबोई और उनकी पत्नी के दूध वाली चाय की दुकान से चले जाने के बाद शियाओशुन प्रबंधक बन गईं। वह हमेशा से अपने काम के प्रति गंभीर थीं। इस साल की शुरुआत में उनकी शादी हुई और टोंग याओ ने उन्हें उपहार में एक बड़ा लाल लिफाफा दिया। ली शहर छोटा शहर होने के बावजूद यहाँ की दुकान का मुनाफा क्योटो की दुकानों से कहीं अधिक था। यही एक कारण था कि टोंग याओ इस दुकान को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी और उसकी मासिक आमदनी लगभग 1500 से 2000 युआन थी। शियाओशुन हर महीने के अंत में क्योटो में हिसाब किताब की किताब भी भेजती थी। हिसाब किताब साफ सुथरा था, जिससे शियाओशुन की बही खाता और प्रबंधन क्षमता का पता चलता था। चूंकि अब स्कूल का समय बीत चुका था, दुकान में ज्यादा भीड़ नहीं थी, कर्मचारी अपनी अपनी शिफ्ट खत्म कर चुके थे और काउंटर पर सिर्फ शियाओशुन ही हिसाब किताब कर रही थी। जब उसने किसी को अंदर आते देखा तो बिना सोचे समझे पूछा, नमस्ते, दूध का कौन सा फ्लेवर चाहिए? मालिक। शियाओशुन को टोंग याओ को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें मलकर यह सुनिश्चित किया कि उसे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा है और टोंग याओ की सहमति देखकर वह उत्साह से काउंटर के पीछे से बाहर भागी। उसने उत्साह से टोंग याओ का हाथ पकड़ लिया। उसने चमकती आंखों से टोंग याओ की ओर देखा और कहा, बॉस, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। आप दिन ब दिन और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं।
शाओशुन की आंखों से यह स्पष्ट था कि वह टोंग याओ को देखकर वास्तव में खुश थी। टोंग याओ मुस्कुराए, कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी नज़र शाओशुन के थोड़े उभरे हुए पेट पर पड़ी और वह आश्चर्यचकित होकर बोली, तुम गर्भवती हो? जी हाँ। शाओशुन ने सिर हिलाया और जल्दी से समझाया, मालिक चिंता मत कीजिए, इससे मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं बच्चे के जन्म तक काम कर सकती हूँ। उसके बाद मैं लगभग 4-5 दिन का ब्रेक लूंगी। उसके बाद मैं काम पर वापस आ सकती हूँ। मैं अपने बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़ दूंगी। मैं सचमुच अपने काम में देरी नहीं करूंगी। दूध की चाय की दुकान पर काम करना थकाने वाला नहीं था और वेतन भी अच्छा था। इस नौकरी की वजह से उसके रिश्तेदार उस पर खास रहम रखते थे। शियाओशुन को सचमुच ये नौकरी खोने का डर था। वह सोच रही थी कि क्या वह टोंग याओ को सीधे सीधे बता दे कि वह मां बनने वाली है और कुछ दिनों की छुट्टी मांग ले, या फिर बस कह दे कि उसे कुछ निजी काम है और कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। वह सच बताना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि टोंग याओ उसे नौकरी से निकाल देगी। उसे यह नौकरी बहुत पसंद थी और इसके फायदे भी बहुत अच्छे थे। अगर यह नौकरी चली जाती तो उसे ऐसी नौकरी और कहाँ मिलती। शाओशुन को बहुत पछतावा हुआ। उसे टोंग याओ को पहले ही बता देना चाहिए था। शायद टोंग याओ इसे बेहतर ढंग से स्वीकार कर लेती, बजाय इसके कि उसे अचानक बिना किसी तैयारी के इसके बारे में पता चले। उसने इतनी जल्दी बच्चा पैदा करने की योजना नहीं बनाई थी, और उसकी सास और पति दोनों सहमत थे। हालांकि वह अप्रत्याशित रूप से गर्भवती हो गई और यह उसका पहला बच्चा था। अब जब टोंग याओ को इस बारे में पता चल गया था, तो वह केवल इस वास्तविकता को स्वीकार कर सकती थी और आशा कर सकती थी कि टोंग याओ उसे काम जारी रखने की अनुमति देगी। शाओशुन को चिंता से लाल पीला देखकर टोंग याओ ने तुरंत कहा, तुम गर्भवती हो, इसलिए इतनी परेशान मत हो। गर्भावस्था अच्छी बात है। मैं तुम्हें सिर्फ गर्भवती होने की वजह से नौकरी से नहीं निकाल दूंगी।